यस, एडिशन रिएक्शन में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का पार्ट उससे पहले हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब एडिशन में थर्ड कैटेगरी हम स्टार्ट कर रहे हैं और थर्ड कैटेगरी है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एएफ रिएक्शन। और फ्री रेडिकल एडिशन में एक ही एग्जांपल हमें डिस्कस करना है और वो एग्जांपल हमें डिस्कस करना है एडिशन ऑफ HBr ऑन एल्कीन और एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आप ध्यान देना, आप देखो एल्कीन की रिएक्शन हमें लेना है HBr के साथ में पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। Alkene is to be reacted with HBr in presence of peroxide। अब आप ध्यान दीजिएगा, देखो एल्कीन की रिएक्शन अगर हम HBr के साथ में बात करें तो एल्कीन की HBr के साथ में रिएक्शन तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप याद करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्शन नंबर थर्ड रिएक्शन में हमने बात की थी रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद HX। और HBr की अगर बात की जाए तो HBr इज ऑल्सो वन ऑफ द HX। HX can be of 4 types: HF, HCl, HBr, HI। तो आप देखो एल्कीन की HX के साथ में रिएक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में रिएक्शन थर्ड। हाँ, लेकिन पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर बात की जाए तो वहां पर जो रिएक्शन हमने डिस्कस की थी उसमें हमने प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड की बात नहीं की थी। वहां पर हमने बात की थी रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद HX, दैट इज HBr विदाउट पेरोक्साइड। वहां पर हमने पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं ली थी। आज हम रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। नाउ एल्कीन इज टू बी रिएक्टेड विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो विदाउट पेरोक्साइड अगर बात की जाए तो ये तो ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में डिस्कस कर चुके हैं रिएक्शन नंबर थर्ड। विद पेरोक्साइड ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? विदाउट पेरोक्साइड द रिएक्शन विल कंप्लीट थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म एंड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड द रिएक्शन विल कंप्लीट थ्रू फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। अब ये डिफरेंस क्यों आएगा? प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंसेस आएंगे, इंटरमीडिएट्स में क्या डिफरेंसेस आएंगे, ये पूरा कंपैरिजन हमें डिस्कस करना है। और देखो विदाउट पेरोक्साइड एंड विद पेरोक्साइड ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि मेनली क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होता है। अब आप ध्यान देना, देखो विदाउट पेरोक्साइड बात की जाए तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है और HBr में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट इज H जो फर्स्ट स्टेप में ऐड होगा और इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ब्रोमाइड आयन जो होगा वो सेकंड स्टेप में ऐड होगा। और कौन कहां पर ऐड होगा? तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट CH एंड CH2 दोनों में कहीं भी ऐड हो सकता है, लेकिन दोनों में अगर हम प्रेफर्ड साइट ऑफ अटैक की बात करें तो वो हम डिसाइड करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, या फिर आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेट। तो उसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो देखो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट मेनली ऐड होगा CH2 पर, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अगर CH2 पर ऐड होगा तो कार्पेटैन इसमें जनरेट होगा CH पर, और CH पर बनने वाला कार्पेटैन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कार्पेटैन जनरेटेड ऑन CH2। तो फिर तो इस केस में हम बात कर सकते हैं कि इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग CH2 पर ऐड होगा, कार्पेटैन CH पर फॉर्म होगा तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट CH पर ऐड होगा। और इस तरह से इस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट आपको ये मिल जाएगा। क्या क्लियर हो रही बात है? और इस केस में आप कह सकते हैं द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। इन दिस केस द रिएक्शन कंप्लीट्स थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म एंड इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। यहां पर रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। और अगर आप बात करें इंटरमीडिएट की तो ध्यान देना इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जब CH2 पर ऐड होगा तो कार्पेटैन CH पर जनरेट होगा। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग इंटरमीडिएट जो बनेगा पॉजिटिव चार्ज ऑन CH और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड होगा CH2 पर, ये इंटरमीडिएट यहां पर फॉर्म होगा। क्या क्लियर हो रही बात है? ये तो मैंने H जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो तो मैंने CH2 पर ऐड किया है और पॉजिटिव चार्ज मैंने CH पर जनरेट किया है। तो ये तो देखो वो रिएक्शन है जो ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म में डिस्कस कर चुके हैं, रिएक्शन नंबर थर्ड। अब मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और देखो पेरोक्साइड की प्रेजेंस अगर आप लेते हैं तो रिएक्शन में क्या डिफरेंस आएगा आप ध्यान देना। इस केस में अगर हम बात करें तो नाउ इन दिस केस दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट।
अब यहां पर जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो ये प्रोडक्ट मिलेगा। और देखो अगर हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस ले रहे हैं तो याद करें हमने डिस्कस किया प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलाइसिस। GOC2 जब हमने स्टार्ट किया था तो बॉन्ड फिशन की कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि कौन सी कंडीशंस होमोलाइसिस के लिए फेवरेबल होती है और कौन कौन सी कंडीशंस हेटेरोलाइसिस के लिए फेवरेबल है। तो वन ऑफ द फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलाइसिस इज प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि होमोलाइसिस प्रोसेस होगा, मतलब जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा दैट विल बी फ्री रेडिकल। और इसीलिए इस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है वो होती है फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। सो इन दिस केस मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज फ्री रेडिकल एडिशन। यहां पर हम बात करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन की। अब एक बात ध्यान देना, पॉइंट ऑफ डिफरेंस की अगर बात की जाए तो हियर इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बट इन दिस केस इट इज फ्री रेडिकल एडिशन। सेकंड पॉइंट आप देखो, इस केस में हमने कहा कि यहां पर H और यहां पर ब्रोमीन ऐड हुआ है और इस एडिशन को हमने कहा है एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। जबकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो H और ब्रोमीन का एडिशन बिल्कुल रिवर्स हुआ है। इस केस में अगर आप देखेंगे तो H यहां पर ऐड हुआ है और ब्रोमीन यहां पर ऐड हुआ है, मतलब इस एडिशन का H ऑन दिस कार्बन ब्रोमीन ऑन दिस कार्बन, इसका बिल्कुल रिवर्स एडिशन यहां पर आपको मिल रहा है। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि इफ दिस एडिशन इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, दिस एडिशन इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल का ऑपोजिट। तो यहां पर अगर बात की जाए तो दिस रिएक्शन कंप्लीट्स विद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये यहां पर पॉइंट आ जाएगा। और अब आप ध्यान देना, यहां पर फिर हम बात करेंगे कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा। देखो इंटरमीडिएट तो पक्का इसमें फ्री रेडिकल बनेगा। क्या फ्री रेडिकल बनेगा वो जरा इस कंसेप्ट को आप समझना। और दोनों रिएक्शन में की डिफरेंस क्या है वो की डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपको ये की डिफरेंस पता है जो मैं आपको बताने वाला हूं तो इस रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ध्यान देना, देखो इस केस में हमने कहा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पहले ऐड होगा और वो मेनली ऐड होगा CH2 पर, ताकि कार्पेटाइन कहां पर बने, CH पर बने, क्योंकि CH पर बनने वाला कार्पेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कार्पेटाइन ऑन CH2। अब इस केस में हमने कहा पेरोक्साइड की प्रेजेंस है तो फिर तो यहां पर मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होगी, मतलब इस केस में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर यहां पर HBr का एडिशन ऑपोजिट हुआ है, H ऑन दिस कार्बन एंड ब्रोमीन ऑन दिस कार्बन, तो क्वेश्चन है कि फिर इस केस में फ्री रेडिकल कहां बना होगा। क्या इस केस में फिर हम ये मानकर चलें कि जैसे यहां पर तो हमने कहा कि कार्बेटाइन का फॉर्मेशन CH पर प्रेफर होगा, तो अगर इस केस में एडिशन ऑपोजिट हुआ है तो क्या हम ये माने कि फ्री रेडिकल CH2 पर ज्यादा स्टेबल होगा। तो आंसर है नो। देखो आप याद करें, फ्री रेडिकल और कार्बेटाइन की स्टेबिलिटी की साइड कॉमन होती है। हमने GOC1 में भी डिस्कस किया है, फ्री रेडिकल्स में स्टेबिलिटी कंपैरिजन जो होता है वो कार्बेटाइन्स के सिमिलर होता है, सेम साइड पर हमें वो स्टेबल मिलते हैं। तो फिर तो एक बात सोचिए, जिस साइड पर कार्बेटाइन स्टेबल होता है अगर उसी साइड पर फ्री रेडिकल भी स्टेबल होता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम कह रहे हैं कि फर्स्ट रिएक्शन में कार्बेटाइन का फॉर्मेशन यहां प्रेफर्ड होगा, तो फिर तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन भी यहीं पर प्रेफर होगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन भी यहीं पर प्रेफर होगा जहां पर कार्बेटाइन बना है, क्योंकि कार्बेटाइन और फ्री रेडिकल की साइड तो कॉमन है। अब एक पॉइंट ये आता है कि अगर कार्बेटाइन और फ्री रेडिकल दोनों की स्टेबिलिटी की साइड कॉमन है तो फिर प्रोडक्ट में डिफरेंस क्यों आ रहा है? फिर प्रोडक्ट में डिफरेंस क्यों आ रहा है? भाई हमने ये डिफरेंस तो मान लिया कि एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म इंटरमीडिएट कार्बेटाइन बनेगा, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहां कार्बेटाइन बना, यहां फ्री रेडिकल बना, दोनों अलग अलग टाइप के इंटरमीडिएट बने। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि दोनों इंटरमीडिएट्स की जो स्टेबिलिटी की साइड होती है वो तो कॉमन होती है ना। तो जहां कार्बेटाइन स्टेबल है अगर वहीं पर फ्री रेडिकल स्टेबल होगा तो फिर क्वेश्चन है कि यहां पर प्रोडक्ट में डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये प्रोडक्ट में चेंज क्यों आ रहा है। विदाउट पेरोक्साइड जो HBr के एडिशन की साइट है, H ऑन दिस कार्बन एंड ब्रोमीन ऑन दिस कार्बन, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में वो साइट इंटरचेंज क्यों हो गई, H यहां पर और ब्रोमीन यहां पर क्यों ऐड हुआ, ये हमें समझना होगा। और यही की डिफरेंस है इन दोनों रिएक्शंस के कंपैरेटिव क्वेश्चंस करने के लिए। तो अब मैं की डिफरेंस आपको बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। देखो ये जो की डिफरेंस आ रहा है ना, उस डिफरेंस का रीजन है H और ब्रोमीन के सीक्वेंस में जो H और ब्रोमीन के एडिशन का सीक्वेंस है, एक्चुअली वहां डिफरेंस आता है। आप ध्यान देना, जब आप विदाउट पेरोक्साइड बात करते हैं
तो H और ब्रोमीन में से पहले क्या ऐड होता है? फर्स्ट स्टेप में क्या ऐड होता है? एल्कीन पर पहले क्या ऐड होता है? H या ब्रोमीन? आंसर ऑब्वियसली H, क्योंकि विदाउट पेरोक्साइड तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में तो पहले क्या ऐड होता है? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड होता है। इसका मतलब इस केस में हम बात कर सकते हैं कि फर्स्ट ऐड होने वाला जो पार्ट है वो यहां पर H है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां पर पहले H ऐड होगा एल्कीन पर, बाद में ब्रोमीन ऐड होगा। ये H और ब्रोमीन के एडिशन का सीक्वेंस है इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। और अब आप ध्यान देना, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर आप बात करोगे तो यहां पर हम बात करेंगे होमोलाइसिस प्रोसेस होगा, और होमोलाइसिस प्रोसेस में H और ब्रोमीन में एल्कीन पर पहले ऐड होने वाला जो पार्ट होता है वो होता है ब्रोमीन। आप ध्यान देना, इस केस में जो पहले ऐड होने वाला पार्ट होता है वो पार्ट होता है इसमें ब्रोमीन, ये पहले ऐड होता है। यही इसमें की डिफरेंस है एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में। और ये की डिफरेंस आपको अगर पता है तो फिर इन दोनों रिएक्शन से रिलेटेड जो कंपैरेटिव क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये पता होना चाहिए कि अगर एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड की हम बात कर रहे हैं तो मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में तो अंडरस्टूड है कि H और ब्रोमीन में से इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पहले ऐड होगा, दैट विल बी H, ब्रोमीन सेकंड स्टेप में। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में उसको उल्टा कर दो, पहले ब्रोमीन ऐड होता है, बाद में H ऐड होता है। अब क्यों पहले ब्रोमीन ऐड होता है बाद में H ऐड होता है, ये तो आपको मैकेनिज्म से समझ में आ जाएगा। मैकेनिज्म तो मैं अभी डिस्कस करूंगा ही, वो पॉइंट तो जस्टिफाई हो जाएगा मैकेनिज्म से कि पहले ब्रोमीन क्यों बाद में H क्यों पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। लेकिन मैकेनिज्म तो ठीक है, आपको मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग को फास्ट करने के लिए ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में H और ब्रोमीन में से पहले H नहीं, पहले ब्रोमीन ऐड होता है, बाद में H ऐड होता है। और ये की डिफरेंस अगर आपको पता है तो अब आप ध्यान देना, मैं आपको बताता हूं कि यहां पर H और Br के एडिशन का जो एडिशन की साइट है वो इस साइड के अपोजिट क्यों हुई। अब जरा ध्यान देना, हमने कहा भी इस केस में रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। और हम ये भी कह रहे हैं कि फ्री रेडिकल तो CH पर ही ज्यादा स्टेबल होगा, जहां पर कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल है वहीं पर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। तो फिर तो हम चाहते हैं कि फ्री रेडिकल CH पर बने। इसका मतलब ये हुआ देखो कि जैसे यहां पर हमने कहा कि H CH2 पर ऐड होगा ताकि कार्बोनेट CH पर बने, तो अब मैं यहां पर कहूंगा कि इस केस में बोलो पहले कौन ऐड हो रहा है, H या ब्रोमीन? ब्रोमीन। तो अब मैं कहूंगा पहले ब्रोमीन CH2 पर ऐड हो ताकि फ्री रेडिकल CH पर बने। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? बस ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि यहां पर H और ब्रोमीन में से क्या ऐड होकर कार्बोनेट बना? H ऐड होकर कार्बोनेट बना। और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में H और ब्रोमीन में से क्या ऐड होकर फ्री रेडिकल बनेगा? ब्रोमीन ऐड होकर फ्री रेडिकल बनेगा। This is the key difference in these two reactions. In absence of peroxide, there is addition of H first, then bromine. But in presence of peroxide, there is addition of bromine first, then H. तो इसका मतलब जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई H को CH2 पर ऐड करो ताकि कार्बोनेट CH पर बने, तो इस केस में मैं कहूंगा कि जो भी आपको ऐड करना है कंसेप्चुअली जो भी ऐड होना है वो CH2 पर ऐड करो ताकि फ्री रेडिकल CH पर बने। और ऐड क्या होना है? H या ब्रोमीन? ब्रोमीन। पहले ब्रोमीन ऐड होता है। इसका मतलब इस केस में अगर बात की जाए तो ध्यान देना, मैं फ्री रेडिकल तो वहीं पर बनाऊंगा जहां पर कार्बोनेट बना है, क्योंकि दोनों की साइड कॉमन है। लेकिन क्या ऐड करके? H या ब्रोमीन? ब्रोमीन ऐड करके। इस केस में हम CH2 पर क्या ऐड करेंगे? ब्रोमीन ऐड करेंगे। और ये इन दो रिएक्शंस का की डिफरेंस है। तो इन दोनों रिएक्शंस में अगर आप की डिफरेंस की बात करेंगे तो ये दोनों का की डिफरेंस है, इसमें H ऐड होकर कार्बोनेट बनता है जबकि इसमें ब्रोमीन ऐड होकर फ्री रेडिकल बनता है। क्लियर हो रही बात है? देखो ये बात मैं इतनी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर इतना सब कुछ जरूरत क्या है। HBr के केस में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। मतलब H वहां पर ऐड होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो H यहां पर ऐड कर दें, ब्रोमीन यहां पर ऐड कर दें। और अगर पेरोक्साइड में उसका उल्टा हो रहा है तो ठीक है, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कर देंगे, इसमें H को वहां पर ऐड कर देंगे जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा नहीं कम हो, तो H यहां पर, ब्रोमीन यहां पर, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। इतना सब कुछ माइंड में रखने की जरूरत क्या है? तो आप याद करें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम कहते हैं रिएक्शन मेनली मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग फॉलो होती है। लेकिन क्या सभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है क्या? नो। ऐसा एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन थी, लेकिन वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल का फेलियर हमने देखा था। हमने कहा था वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होते हुए भी रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट हुई थी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मार्कोनिकॉफ रूल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कार्बोनेट की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसी तरह से
अगर आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात कर रहे हैं तो ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कि एवरी रिएक्शन विल स्ट्रिक्टली फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. नो, even in presence of peroxide, Markovnikov rule may be followed, because in this case the preferred site of attack will be decided on the basis of stability of free radical. ये तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से डिसाइड होगा. ठीक है, रूल पता होना चाहिए. मैंने जब मार्कोनिकॉफ रूल डिस्कस किया था तब भी मैंने आपसे ये कहा था कि हर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल स्ट्रिक्टली फॉलो हो ऐसा जरूरी नहीं है. उन रिएक्शंस में भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आपको मिल सकता है. तो फिर तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल स्ट्रिक्टली फॉलो हो ऐसा जरूरी नहीं है. इन रिएक्शन में भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो सकता है. तो क्वेश्चन है फिर हमें कैसे पता चलेगा क्या करना है. तो आप तो कंसेप्चुअली चलिए ना. आपको मैं कह रहा हूं कि रूल को साइड में रखो. आप तो HBr एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में कार्बेटेंट की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग H ऐड करो, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब ब्रोमीन ऐड कर रहे हो तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को चेक करके ऐड करो. आप बस ये चेक करो कि कहां रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग ब्रोमीन ऐड करो, रूल करो को साइड में. तो ये बात आपको ध्यान में रखना है. तो दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन दीस टू रिएक्शंस. इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड देयर इज एडिशन ऑफ H फर्स्ट, बट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड देयर इज एडिशन ऑफ ब्रोमीन फर्स्ट. क्लियर बात ये. चलिए, तो ये तो इन दोनों में की डिफरेंस, और इस की डिफरेंस के बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं. जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, फिर हम इसकी मैकेनिज्म पर आते हैं. ध्यान दें. जैसे इस केस में आप देखो, अब हालांकि ये क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं जब मार्कोनिकॉफ रूल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन आपको डिफरेंस समझ में आएगा. आप ध्यान देना. इस केस में अब यहां पर पेरोक्साइड नहीं दिया हुआ है, यहां पर पेरोक्साइड गिवन नहीं है, और मैं इसमें सेकंड केस ले रहा हूं HBr प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. HBr प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. तो अब आप ध्यान देना. देखो, HBr एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में हमने कहा कार्पेटेंट स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आंसर देना है, या मैं बिना सोचे समझे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कर दूं. नो, देखो, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए मैं हमेशा आपको एडवाइस करूंगा मार्कोनिकॉफ रूल को तो रखो साइड में. मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, किन रिएक्शंस के लिए सजेस्टेड है, बस इतना पता होना चाहिए. हम उसे यूज नहीं करेंगे. हम यहां पर आंसर किस बेसिस पर देंगे, तो पेरोक्साइड की एब्सेंस में हम आंसर देंगे कार्पेटेंट की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग. तो जरा बताओ, इस केस में बताओ कार्पेटेंट कहां पर ज्यादा स्टेबल होगा, राइट कार्बन या लेफ्ट कार्बन. आंसर है लेफ्ट कार्बन, क्योंकि यहां जो कार्पेटेंट बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा. मतलब इस केस में अगर बात की जाए तो हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहां पर ऐड हो, C पर ऐड हो, ताकि पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन CH पर हो. और आप सोचिए, अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को C पर ऐड कर रहे हैं, द अनसैचुरेटेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस, क्योंकि यहां पर 0 और यहां पर 1 हाइड्रोजन है. तो ये तो फिर मार्कोनिकॉफ रूल का अपोजिट हो गया ना. मतलब आप देखो, पेरोक्साइड की एब्सेंस में भी मार्कोनिकॉफ रूल का अपोजिट, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आंसर जा रहा है हमारा. तभी तो मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक उसी तरह से पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बने ऐसा भी जरूरी नहीं. अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे. देखो, तो इस केस में हम चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड होना चाहिए वो ऐड होना चाहिए C पर, ताकि कार्पेटेंट CH पर बने. ये यहां पर इंटरमीडिएट कार्पेटेंट बनेगा. तो फिर तो नेक्स्ट स्टेप में जब ब्रोमाइड यहां पर ऐड होगा तो फाइनली आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा. और अब जरा मुझे बताएं, अगर ये प्रोडक्ट यहां पर मेजर प्रोडक्ट होगा तो इज इट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. आंसर है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. यहां पर तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो ही नहीं हो रहा है. इस केस में तो जो प्रोडक्ट हमें मिला है दैट इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. क्या क्लियर हो रही बात है. चलिए पेरोक्साइड की प्रेजेंस लेते हैं. और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पहले क्या ऐड होगा, तो एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में पहले ऐड होता है H, जबकि प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में पहले ऐड होता है ब्रोमीन. और अगर पहले ब्रोमीन ऐड होगा तो ब्रोमीन ऐड करके अब हम क्या बनाएंगे, फ्री रेडिकल. तो जरा बताओ, फ्री रेडिकल दोनों में से कहां पर ज्यादा स्टेबल है, C या CH. आंसर है CH, क्योंकि यहां अगर रेडिकल बनेगा तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा. मतलब इस बार ब्रोमीन हम कहां पर ऐड करेंगे, C पर ऐड करेंगे. तो इस केस में अगर बात की जाए
तो नाउ एडिशन ऑफ ब्रोमीन विल बी फर्स्ट एंड फ्री रेडिकल विल बी जनरेटेड ऑन CH, ये बनेगा। और अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर H ऐड होगा, और अब जब यहां पर H ऐड होगा तो वो H यहां पर आएगा जहां फ्री रेडिकल बना है, और अब इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो प्रोडक्ट ये मिलेगा। क्या क्लियर हो रही बात है? तो अब जरा देखो, इस केस में अगर आप देखेंगे तो इस बार तो H यहां पर ऐड हुआ है, और H अगर उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर ऐड हुआ है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो फिर तो आप कह सकते हैं दिस ओवरऑल प्रोसेस अपीयर्स टू बी कंप्लीटेड थ्रू मार्कोनिकॉफ रूल। तो इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर तो जो एडिशन हुआ है दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखो कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में ब्लाइंडली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कर देंगे और पेरोक्साइड की एब्सेंस में ब्लाइंडली मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कर देंगे। नो, हो सकता है एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मिले, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मेन प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। अल्टीमेटली इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेटाइन इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब एक बात ध्यान देना, जब इतना आपको बता दिया जाता है तो स्टूडेंट को एकदम माइंड में रहता है कि ठीक है सर, फर्स्ट रिएक्शन में एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में तो हम कार्बेटाइन बना करके चेक करेंगे और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम फ्री रेडिकल बनाएंगे। आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनाते हैं, फिर भी क्वेश्चन आप गलत कर जाते हैं, और उसका रीजन मैं आपको बताता हूं इसलिए गलत कर जाते हैं क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो फ्री रेडिकल बनाते हैं वो H ऐड करके बनाते हैं, जबकि फ्री रेडिकल जो बनाना है वो H ऐड करके नहीं, ब्रोमीन ऐड करके बनाना है। यही तो की डिफरेंस मैंने आपको बताया कि HBr पेरोक्साइड में पहले H नहीं, पहले क्या ऐड होता है, ब्रोमीन ऐड होता है। तो ये डिफरेंस अगर आपको पता है तो फिर क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली आंसर मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं देना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो इन रिएक्शंस में स्ट्रिक्टली फॉलो हो। जैसे ये एग्जांपल क्या हुआ, इनमें फॉलो नहीं हो रहा है, फेलियर है ये एक तरह से, तो इसलिए आप कार्बेटाइन ऑफ रेडिकल की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। क्लियर बात है? अब इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और फिर उसकी मैकेनिज्म हमें डिस्कस करना है। चलिए अब इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और इसका मैकेनिज्म डिस्कस किया जाए। देखो जो पॉइंट्स इस रिएक्शन से रिलेटेड आपको माइंड में रखना है, जहां से मेनली क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो एक तो हम बात करते हैं इसमें द रिएक्शन कंप्लीट्स थ्रू फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन। पेरोक्साइड हमने यूज किया इन विच मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन फिर भी मैंने आपसे क्या कहा, हम डायरेक्ट आंसर इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नहीं देंगे। जब भी हमें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना होगा, हम किस बेसिस पर आइडेंटिफाई करेंगे? सो दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल क्या ऐड करके बनाएंगे, H या ब्रोमीन? आंसर है ब्रोमीन। सो दिस रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म एंड इन जनरल वी कैन से द मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड according to anti-Markovnikov rule. Second point, the reaction is known as Kharash effect और peroxide effect. आप ध्यान देना, जो रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद HBr, एल्कीन या एल्काइन दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो रिएक्शन विद एल्कीन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide is known as Kharash effect और peroxide effect. और अब इसके बाद में पॉइंट नंबर 3, that is very very important point. Among all HX, we can have 4 types of HX: HF, HCl, HBr, and HI. So the point is, among all HX, only HBr can show this peroxide effect. केवल HBr ही हमारे पास एक ऐसा HX है जिसमें हम peroxide effect या खराश इफेक्ट की बात करते हैं। देखो हम जो यहाँ पर रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, एल्कीन एल्काइन की रिएक्शन HBr के साथ में peroxide की प्रेजेंस में, तो मैंने HBr ही क्यों लिखा? मैं एक जनरल उसको टर्म में HX लिख सकता था, बट HX लिखने का मतलब तो फिर वो HF, HCl, HBr और HI के लिए कॉमन कंडीशन हो जाती। जबकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, या जो हम बात कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में जो डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, वो डिफरेंस हम केवल और केवल HX में HBr के केस में ही देखते हैं। सो दिस पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन केस ऑफ HBr। इसका मतलब ये नहीं है कि HF,
HCl और HI में अगर पेरोक्साइड लेंगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन। नो रिएक्शन वाली बात नहीं है। अगर आप HCl, HF, HCl और HI में पेरोक्साइड लेते हैं तो उस केस में रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आता है। मतलब एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड या प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, दोनों ही केस में प्रोडक्ट आपको सेम मिलते हैं। मतलब अगर बात की जाए in case of HF, HCl and HI, even in presence of peroxide, the reaction follows electrophilic addition mechanism। जबकि HBr में क्या होगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से रिएक्शन कहां डाइवर्ट हो जाएगी, फ्री रेडिकल एडिशन पर। लेकिन HF, HCl और HI में ऐसा नहीं होगा। अगर एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में हम कहते हैं कि रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो HF, HCl और HI में पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही रहेगी। जो मेजर प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में तो हम मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बात करते हैं, और बेटर होगा ये कहना बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो मतलब पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट हमें केवल और केवल किस केस में मिलेगा, HBr के केस में मिलेगा, नॉट इन केस ऑफ HF, HCl और HI। क्लियर हो रही बात ये? चलिए अब आप ध्यान देना नेक्स्ट पॉइंट, दिस रिएक्शन कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। जो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं वो रिएक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं द फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। चेन इनिशिएटिंग स्टेप, शॉर्ट में हम इसे लिखेंगे CI स्टेप, चेन प्रोपगेटिंग स्टेप, शॉर्ट में इसे लिखा जाएगा CP, एंड चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, शॉर्ट में हम इसे लिखेंगे CT। सो फ्री रेडिकल रिएक्शन कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स, चेन इनिशिएटिंग, चेन प्रोपगेटिंग एंड चेन टर्मिनेटिंग। क्लियर बात है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने नोट्स में ऐड करने हैं इस रिएक्शन से रिलेटेड। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स। और ये 4th पॉइंट। और अब मैं इसके बाद में डिस्कस कर रहा हूं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। आप ध्यान देना, देखो ये हमारे पास नेट रिएक्शन है। एल्कीन इज टू बी रिएक्टेड विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इस केस में जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलता है, या कहा जाए फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलता है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो एक बात ध्यान देना, यहां पर जो पेरोक्साइड हम यूज करते हैं वो पेरोक्साइड यूज किया जाता है ट्रेसेस अमाउंट में। दिस पेरोक्साइड इज यूज्ड इन ट्रेसेस अमाउंट, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज करते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो ओनली 0.02% ऑफ पेरोक्साइड इज एडेड इन द रिएक्शन मिक्सचर। बहुत ही कम क्वांटिटी में इसको यूज किया जाता है। अभी आपको मैकेनिज्म में भी समझ में आ जाएगा कि इसका यूज केवल रिएक्शन को इनिशिएट करने में है। The use of peroxide is just to initiate the reaction। इसीलिए हम कहते हैं कि पेरोक्साइड को जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं that behave just like an initiator, वो एक इनिशिएटर का काम करता है। that will be utilized to initiate the reaction। मैकेनिज्म में भी ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब आप ध्यान देना, देखो इस रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो पेरोक्साइड है उसका बॉन्ड ब्रेक करते हैं। जो पेरोक्सिल लिंकेज है उसका बॉन्ड सबसे पहले हम ब्रेक करते हैं। अब देखो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेरोक्साइड का बॉन्ड ब्रेक करते हैं। अब मैं अगर ये कह रहा हूं कि सबसे पहले हम पेरोक्साइड का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, हम अगर बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हम बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब तो हम आउटसोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। आप याद करो रिएक्शन में ड्यूरिंग द रिएक्शन ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स मे बी इन 2 डिफरेंट कंडीशंस। या तो बॉन्ड का ब्रेकेज इटसेल्फ हो सकता है बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बॉन्ड ब्रेक हो जाए। और एक हम बात करते हैं कि बॉन्ड हम ब्रेक करें आउटसोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करके, और उसके लिए हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और टेम्परेचर। तो ध्यान देना इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इतना टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन करते हैं कि जो पेरोक्साइड का पेरोक्सिल लिंकेज है वो ब्रेक हो जाए। हालांकि बहुत हाई टेम्परेचर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि पेरोक्सिल लिंकेजेस आर वीक, लेकिन जो भी टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतना टेम्परेचर हम इस रिएक्शन में मेंटेन करते हैं। और देखो अगर हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं टेम्परेचर कंडीशन में, अगर हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं आउटसोर्स से, अगर हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो याद करें बॉन्ड जब भी हम ब्रेक करते हैं होमोलाइसिस होता है। तो इस केस में क्या होगा, देखो यहां पर होमोलाइसिस हो जाएगा और इस होमोलाइसिस में यहां पर फ्री रेडिकल
जनरेट होगा. सो इन दिस रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कोक्सी फ्री रेडिकल आर डॉट विल बी जनरेटेड. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे उतना टेम्परेचर मेंटेन करते हुए जो पेरोक्साइड लिंकेज को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड है. अब आप ध्यान देना, एक बार आप फ्री रेडिकल बना लो, बस उसके बाद में आपकी टेंशन खत्म. क्योंकि फ्री रेडिकल की अगर बात की जाए तो फ्री रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव स्पीशीज. आप सोचिए ना, फ्री रेडिकल की अगर बात की जाए तो जैसे आरओ डॉट बना, यहां पर आप कह सकते हैं ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है. इस फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. और अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो हम कह सकते हैं द एटम हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट हैज ऑलवेज टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ये तो हमेशा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ में इसकी स्टेबिलिटी कम है. स्टेबिलिटी कम है मतलब एनर्जी हाई होगी. स्टेबिलिटी कम है मतलब एनर्जी हाई होगी. तो फ्री रेडिकल इज हाई एनर्जी स्पीशीज. और यही हम बात करते हैं, देखो इसीलिए हम बात करते हैं कि फ्री रेडिकल की एनर्जी बहुत हाई होती है, रिएक्टिव स्पीशीज होती है, और जिस भी मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगी, ध्यान देना इसका इंटरेक्शन जिस भी मॉलिक्यूल से होगा वहां पर ये बॉन्ड ब्रेक करके अपने आप को स्टेबलाइज करना स्टार्ट कर देगी. अब पॉइंट ये आता है कि आरओ डॉट यहां पर अगर बना तो आरओ डॉट किससे रिएक्ट करेगा, क्योंकि रिएक्टिव स्पीशीज है तो इट इटसेल्फ विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट टू गेट स्टेबलाइज्ड. तो आरओ डॉट अब यहां पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. अब क्वेश्चन है कि आरओ डॉट अगर पार्टिसिपेट करेगा तो किससे रिएक्ट करेगा. तो देखो इसके पास दो ऑप्शन है. आरओ डॉट कैन ईदर रिएक्ट विद एल्कीन और इट कैन रिएक्ट विद एचबीआर. भाई आप तो ये देख लो कि रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है. रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है आप तो बस ये चेक करिए. तो देखो आरओ डॉट इट में रिएक्ट विद एल्कीन, इट में रिएक्ट विद एचबीआर और इट में रिएक्ट विद पेरोक्साइड आल्सो, बिकॉज एक्सेप्ट आरओ डॉट 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर. आपने रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या लिया है, एल्कीन मॉलिक्यूल्स लिए, एचबीआर मॉलिक्यूल्स लिए और पेरोक्साइड भी तो लिया है. तो आरओ डॉट किसी के भी कांटेक्ट में आ सकता है. भाई ये तो प्रोबेबिलिटी है, किसी के भी कांटेक्ट में आ सकता है. तो जितने तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं मैंने सबके कांटेक्ट में आने की बात की. लेकिन अब आप ध्यान देना, अगर हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की तो क्या मैं कह सकता हूं आरओ डॉट की पेरोक्साइड के कांटेक्ट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी. आरओ डॉट की पेरोक्साइड के कांटेक्ट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी. क्यों कम होगी, इसका रीजन समझ में आ रहा है. क्योंकि पेरोक्साइड हमने ट्रेसेस अमाउंट में लिए हैं, बहुत कम क्वांटिटी में लिए. तो जो मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्वांटिटी में होंगे आरओ डॉट की उन्हीं के साथ में इंटरेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी. और ज्यादा क्वांटिटी में क्या है, डेफिनेटली रिएक्टेंट्स. जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं मतलब ये ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट एल्कीन और रिएजेंट एचबीआर, ये जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं ये तो डेफिनेटली ज्यादा अमाउंट में ही होंगे. अरे भाई ये ज्यादा अमाउंट में होंगे तभी तो प्रोडक्ट भी हमें सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा ना. आप ये तो नहीं कह सकते सर ऐसा करो एल्कीन और एचबीआर भी कम ले लो. कम ले लेंगे तो प्रोडक्ट भी कम बनेगा. तो ऑब्वियसली देखो ये तो हमारे पास सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा हमारे पास एल्कीन और एचबीआर का. पेरोक्साइड तो वैसे भी मैंने आपसे क्या कहा 0.02% केवल हम ऐड करते हैं टू इनिशिएट द रिएक्शन. तो ध्यान देना एल्कीन और एचबीआर हमारे पास सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट हो गए हैं, बल्क में प्रेजेंट हो गए हैं. तो पेरोक्साइड की एल्कीन और एचबीआर के कांटेक्ट में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी. अब क्वेश्चन है कि अगर एल्कीन और एचबीआर दोनों ही सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट है और आरओ डॉट की दोनों के साथ में इंटरेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट सेम प्रोबेबिलिटी है एचबीआर के कांटेक्ट में आने की या एल्कीन के कांटेक्ट में आने की. तो क्वेश्चन है फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ में प्रेफर होगी. तो ध्यान देना एल्कीन और एचबीआर में से बेटर चॉइस होगी एचबीआर. एल्कीन और एचबीआर में से बेटर चॉइस क्या होगी, एचबीआर बेटर चॉइस है. क्यों बेटर चॉइस है उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, आप पहले समझे इसमें. तो यहां पर आरओ डॉट जो होता है वो एचबीआर के साथ में प्रेफरेबली रिएक्ट करता है. इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी एल्कीन के साथ में रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कम है. नो, प्रोबेबिलिटी कम नहीं है. एल्कीन भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन एल्कीन और एचबीआर में से बेटर चॉइस जैसा कि मैंने आपसे कहा एचबीआर है. क्यों, वो रीजन आपको समझ में आ जाएगा. अब आप ध्यान देना, देखो फ्री रेडिकल अगर एचबीआर से इंटरेक्ट करेगा तो आप याद करें हमने GOC2 जब स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था जब भी फ्री रेडिकल इंटरेक्ट करता है बॉन्ड फिशन का टाइप क्या होता है, होमोलाइसिस. क्योंकि फ्री रेडिकल इज ऑलवेज इन द सर्च ऑफ फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल को क्या चाहिए, फ्री रेडिकल चाहिए. भाई देखो फ्री रेडिकल इज द स्पीशीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो इसको एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है. ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 1 मोर.
तो इसका मतलब इसे एक ऐसी स्पीशीज की सर्च है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, मतलब फ्री रेडिकल की सर्च में है ये। तो फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल चाहिए, तभी तो हम कहते हैं कि जब भी फ्री रेडिकल इंटरेक्ट करता है मॉलिक्यूल से, इट ऑलवेज जनरेट्स फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हमेशा फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। और फ्री रेडिकल कब जनरेट होगा? जब होमोलाइसिस होगा। तो ध्यान देना, आरओ डॉट जब एचबीआर के साथ में इंटरेक्ट करता है तो इस इंटरेक्शन में यहां पर होमोलाइसिस होगा, इस इंटरेक्शन में यहां पर होमोलाइसिस होगा, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने के साथ साथ आरओ डॉट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। अब क्वेश्चन है कि आरओ डॉट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा कौन, एच या ब्रोमीन? विच विल मेक बॉन्ड विद आरओ डॉट? तो देखो, अगर हम होमोलाइसिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एच के पास भी रहेगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास भी रहेगा, तो बॉन्ड तो दोनों बना सकते हैं। लेकिन आप ध्यान देना, अगर होमोलाइसिस में हम H के साथ में बॉन्ड ब्रेक होने की बात कर रहे हैं, अगर हम H डॉट के प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना आरओ डॉट जो बॉन्ड बनाएगा वो प्रेफरेबली H के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर H चॉइस में है, अगर H की चॉइस है, तो इट विल प्रेफरेबली मेक बॉन्ड विथ H। H के साथ क्यों बॉन्ड बनाएगा उसका रीजन मैं आपको अभी क्लियर करता हूं। तो इस होमोलाइसिस प्रोसेस में आरओ डॉट जो होगा वो H के साथ प्रेफरेबली बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और जब H के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो यहां पर बनेगा ROH एंड अ न्यू फ्री रेडिकल Br डॉट। एक नया फ्री रेडिकल यहां पर बनेगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब मैंने आपसे कहा कि आरओ डॉट यहां पर प्रेफरेबली H के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्यों H के साथ बनाएगा, ब्रोमीन के साथ क्यों नहीं? आसान आंसर है, क्या मैं कह सकता हूं H का स्मॉल साइज है, और H का साइज अगर स्मॉल है तो फिर तो H के साथ में बनने वाले जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? H के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और यही तो रीजन था कि आरओ डॉट के सामने एल्कीन भी चॉइस थी और एचबीआर भी चॉइस थी, लेकिन मैंने कहा एल्कीन और एचबीआर में से बेटर चॉइस कौन है फ्री रेडिकल के लिए? एचबीआर, क्योंकि एचबीआर के साथ में अगर वो इंटरेक्ट करता है तो देयर विल बी बॉन्ड फॉर्मेशन विद हाइड्रोजन, जबकि अगर आरओ डॉट एल्कीन के साथ में इंटरेक्ट करता तो इसका बॉन्ड फॉर्मेशन होता कार्बन के साथ में। अब आप बताएं, आरओ डॉट का कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा या H के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा? आंसर है H के साथ में। सो आरओ डॉट विल प्रेफरेबली रिएक्ट विद एचबीआर रादर देन रिएक्टिंग विद एल्कीन, और एचबीआर में भी H और ब्रोमीन में किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? प्रेफरेबली H के साथ में, क्योंकि H का स्मॉल साइज है तो जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। देखो, ये तो एक जनरल पॉइंट आप माइंड में रखें, ये तो एक जनरल पॉइंट आप माइंड में रखें कि अगर कोई भी फ्री रेडिकल है, कोई भी फ्री रेडिकल है, और वो अगर किसी मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है, और जब वो मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है और उस मॉलिक्यूल में जब होमोलाइसिस प्रोसेस होगा, और होमोलाइसिस प्रोसेस में अगर H अवेलेबल है, होमोलाइसिस प्रोसेस में अगर H अवेलेबल है, तो ऑलवेज H विल रिएक्ट फर्स्ट। H के साथ में ही पहले बॉन्ड बनेगा, क्योंकि H के साथ बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमेशा ध्यान रखें, अगर होमोलाइसिस में H है तो H पहले बॉन्ड बनाएगा, H के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन प्रेफर होगा, क्योंकि H का स्मॉल साइज है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। क्लियर हो रही बात ये? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इस केस में आरओ डॉट विल मेक बॉन्ड विद H एंड नाउ आरओ डॉट आफ्टर फॉर्मिंग बॉन्ड विल गेट स्टेबलाइज्ड। देखो, जो आरओ डॉट था वो तो बॉन्ड बनाने के बाद में स्टेबलाइज हो चुका है, बट अगेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू फ्री रेडिकल, दैट इज ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब यहां पर एक नया फ्री रेडिकल बन चुका है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। कोई बात नहीं, जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो भी रिएक्टिव स्पीशीज है, और वो अगर रिएक्टिव स्पीशीज है तो वो भी रिएक्ट करेगा, और वो अगर रिएक्ट करेगा तो क्वेश्चन है किससे रिएक्ट करेगा। अब देखो, किससे रिएक्ट करेगा, तो देखो प्रोबेबिलिटी की अगर बात की जाए तो उन सभी के साथ में रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है जो रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है। क्वेश्चन है रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है, मैं आपको बताता हूं। देखो, रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है, आप ध्यान देना। तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल की अगर बात की जाए तो देखो, इट में रिएक्ट विद आरओ डॉट, या तो ये आरओ डॉट से रिएक्ट कर सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है वो रिएक्शन मिक्सचर में और ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्रेजेंट हो तो उससे रिएक्ट कर सकता है। देखो, तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल से रिएक्ट कर सकता है, और इट में रिएक्ट विद आरओ डॉट, और इट में रिएक्ट विद एल्कीन, इट में रिएक्ट विद एचबीआर, इट में रिएक्ट विद R2O2, और इट में रिएक्ट विद अल्कोहल। मैंने सारी पॉसिबिलिटीज यहां पर ले ली, जो भी रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है ब्रोमीन फ्री रेडिकल उन सभी से रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि रिएक्टिव स्पीशीज है तो इट कैन इंटरेक्ट विद एनी मॉलिक्यूल टू गेट स्टेबलाइज्ड। तो पॉसिबिलिटीज तो सबके साथ में रिएक्ट करने की है, लेकिन अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की,
अगर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की बात की जाए कि किसके साथ में कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, किसके साथ में इंटरेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर इसकी बात की जाए तो अब आप सुनिएगा। देखो ब्रोमीन फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल दूसरे ब्रोमीन फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन फ्री रेडिकल बहुत कम क्वांटिटी में इसका फॉर्मेशन हुआ है। ब्रोमीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन बहुत ही कम क्वांटिटी में हुआ है। क्यों कम क्वांटिटी में हुआ है? क्योंकि ब्रोमीन फ्री रेडिकल को किसने बनाया? आरओ डॉट ने। आरओ डॉट खुद कम क्वांटिटी में। आरओ डॉट कम क्वांटिटी में क्यों है? क्योंकि आरओ डॉट कहां से बना? R2O2 से। क्योंकि R2O2 को हमने ट्रेसेस अमाउंट पे यूज किया है, तो R2O2 क्योंकि ट्रेसेस अमाउंट पे है तो आरओ डॉट कम होगा। आरओ डॉट अगर कम होगा तो फिर ब्रोमीन फ्री रेडिकल भी कम बनेंगे। तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में है, इसके चांसेस कम है। और क्या मैं कह सकता हूं, अगर आरओ डॉट कम है तो अल्कोहल भी कम बना होगा। अल्कोहल कम बना होगा तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल अल्कोहल के कांटेक्ट में है, इसके चांसेस भी कम है। ब्रोमीन फ्री रेडिकल आरओ डॉट के कांटेक्ट में है, इसके चांसेस भी कम है। और ब्रोमीन फ्री रेडिकल R2O2 के कांटेक्ट में है, इसके चांसेस भी कम है। देखो ज्यादा चांसेस तो यही है कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल या तो एल्कीन के कांटेक्ट में है या फिर HBr के कांटेक्ट में है, क्योंकि एल्कीन और HBr हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्शन मिक्सचर में सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। देखो एक बात तो क्लियर है कि जो भी फ्री रेडिकल बनेगा वो इनिशियली या तो उसके एल्कीन के कांटेक्ट में आने की आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, या HBr के साथ में, क्योंकि एल्कीन और HBr सिग्निफिकेंट अमाउंट पे प्रेजेंट है। अब आप ध्यान देना, अगर हम कह रहे हैं कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल की प्रोबेबिलिटी एल्कीन के कांटेक्ट में आने के साथ में ज्यादा है और HBr के साथ में ज्यादा है, तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल अगर HBr से इंटरेक्ट करता है, देखो वैसे तो मैंने कहा कि एल्कीन और HBr में से बेटर चॉइस क्या है? HBr, जैसे हमने यहां पर ली, तो ठीक है यहां भी बात करते हैं कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल अगर एल्कीन और HBr में से रिएक्ट करता है तो नो डाउट HBr बेटर चॉइस है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं ब्रोमीन फ्री रेडिकल का HBr के साथ में इंटरेक्ट करना नॉन प्रोडक्टिव स्टेप होगी। ब्रोमीन फ्री रेडिकल अगर HBr से रिएक्ट करता है तो इट विल बी अ नॉन प्रोडक्टिव स्टेप। कैसे? जरा आप देखो, अगर ब्रोमीन फ्री रेडिकल HBr से रिएक्ट करता है तो मैंने कहा ये एक नॉन प्रोडक्टिव स्टेप होगी, क्योंकि इसमें जब होमोलाइसिस होगा तो विच विल रिएक्ट फर्स्ट? मैंने आपसे क्या कहा? ऑलवेज H विल रिएक्ट फर्स्ट, क्योंकि H के साथ बनने वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अगर ये H से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? वापस HBr एंड ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो वही बात हो गई ना, फिर तो नॉन प्रोडक्टिव स्टेप होगी। तो देखो Br डॉट का HBr के साथ में रिएक्ट करना अगर नॉन प्रोडक्टिव स्टेप है तो रिएक्शन आगे कब बढ़ेगी? जब ब्रोमीन फ्री रेडिकल एल्कीन से रिएक्ट करेगा। तो अब यहां पर ब्रोमीन फ्री रेडिकल का इंटरेक्शन स्टार्ट होगा किससे? एल्कीन से। और ये मैंने आपसे कहा कि एल्कीन पर पहले कौन ऐड होता है? तो जब HBr के साथ में आप पेरोक्साइड लेते हैं तो H और ब्रोमीन में से पहले H नहीं, पहले कौन ऐड होता है? ब्रोमीन। मतलब एल्कीन के साथ में अब कौन इंटरेक्ट करेगा? ब्रोमीन इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि H को तो पेरोक्साइड लेकर गया ना अपने साथ में। यही मैंने आपसे कहा था कि जब आप पेरोक्साइड लेते हैं तो एल्कीन पर पहले कौन ऐड होता है? पहले ऐड होता है ब्रोमीन। तो अब हम कह सकते हैं कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल का जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहां पर बना, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ब्रोमीन फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में है, चांसेस कम। अल्कोहल के कांटेक्ट में है, चांसेस कम। आरओ डॉट के कांटेक्ट में है, चांसेस कम। R2O2 के कांटेक्ट में है, चांसेस कम। प्रोबेबिलिटी इसी बात की ज्यादा है कि वो या तो HBr से रिएक्ट करे या एल्कीन से रिएक्ट करे, लेकिन इसका HBr के साथ में रिएक्ट करना नॉन प्रोडक्टिव स्टेप है। तो अब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ में? एल्कीन के साथ में। तो ये अब एल्कीन से रिएक्ट करेगा, और एल्कीन के साथ में अगर रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन में आगे, तो फिर ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी। क्या बात क्लियर हो रही है? अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल एल्कीन से कैसे रिएक्ट करेगा, जरा इस बात को समझते हैं। देखो जैसा कि हमने डिस्कस किया, फ्री रेडिकल अगर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है तो बॉन्ड फिशन का टाइप क्या होगा? होमोलाइसिस। तो इस केस में भी जब Br फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल जब एल्कीन से रिएक्ट करेगा, इसके साथ में जब इसका इंटरेक्शन होगा, तो इस केस में भी बॉन्ड फिशन का टाइप होमोलाइसिस होगा। और अब आप ध्यान देना, देखो होमोलाइसिस में यहां पर ये पाइबोन ब्रेक होगा, और इस पाइबोन के ब्रेक होने के साथ में, क्योंकि हम होमोलाइसिस की बात कर रहे हैं, मतलब इस प्रोसेस में आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड विल बी इक्वली बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स। दोनों कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। इसका मतलब one carbon will be present on this, one electron will be distributed to this carbon and one electron to this carbon। इसका मतलब तो फिर हम बात कर सकते हैं कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल के पास दो ऑप्शंस होंगे। इट कैन ईदर फॉर्म
बॉन्ड विद CH2 कार्बन और इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद CH कार्बन, क्योंकि दोनों कार्बन के पास बॉन्ड ब्रेक होने के साथ में इक्वली इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब ऐसे में आप देखो दोनों ऑप्शन इसमें कंपेयर करते हैं, फिर जो ऑप्शन बेटर होगा हम उसकी बात करेंगे। देखो अगर ये ब्रोमीन रेडिकल का CH2 कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा वो ये फॉर्म हो जाएगा, राइट। और अगर ब्रोमीन रेडिकल CH कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये फ्री रेडिकल मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि कौन से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो देखो फ्री रेडिकल तो दोनों ही बनेंगे, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो हमें दोनों को कंसीडर करके चलना होगा। हाँ, लेकिन अगर हम ये बात करें कि प्रेफरेबली क्या होगा, तो दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। और इन दोनों फ्री रेडिकल में अगर आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे तो ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जैसे कि हम बात करते हैं कि जिस साइड पर कार्पेटेंस ज्यादा स्टेबल होता है वहीं पर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। और अब आप ध्यान देना, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल को अगर आप CH2 पर ऐड करेंगे, ब्रोमीन को अगर आप CH2 पर ऐड करेंगे तो फ्री रेडिकल CH पर बनेगा और वही फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। और इसी इंटरमीडिएट की मैंने बात की थी जब मैं नेट रिएक्शन की बात कर रहा था। आप देखो नेट रिएक्शन में मैंने आपसे ये कहा था कि हम ब्रोमीन रेडिकल को CH2 पर ऐड करेंगे तो फ्री रेडिकल CH पर बनेगा। this radical is mainly formed during the reaction, but this is not the only free radical which can be formed during the reaction. One more free radical is expected to be formed during the reaction, and that is this free radical. ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हाँ दोनों में से अगर आप प्रेफरेंस की बात करेंगे तो क्योंकि ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल, and this is less stable. So formation of this free radical will be preferred. क्लियर बात है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। अब आप ध्यान देना, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि RO डॉट यहां पर स्टेबलाइज होने के लिए जब HBr से रिएक्ट करता है तो इटसेल्फ स्टेबलाइज होता है और एक न्यू फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, दैट इज ब्रोमीन फ्री रेडिकल। और ब्रोमीन फ्री रेडिकल फिर आगे एल्किन से इंटरेक्ट करता है तो इसके करस्पॉन्डिंग फिर से हमें एक न्यू फ्री रेडिकल मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं देखो ब्रोमीन फ्री रेडिकल इटसेल्फ तो स्टेबलाइज हो चुका है लेकिन एक न्यू फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये न्यू फ्री रेडिकल किससे रिएक्ट करेगा? देखो मैंने आपसे क्या कहा, पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, अगर आप पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या भी कह सकता हूं जो भी फ्री रेडिकल फॉर्म होगा वो मेनली इंटरेक्ट करेगा हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, मतलब एल्कीन और HBr मॉलिक्यूल से, क्योंकि यही मॉलिक्यूल्स हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि जो फ्री रेडिकल यहां पर बना ये या तो HBr के कांटेक्ट में आएगा या फिर एल्कीन के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि इन्हीं रिएक्टेंट्स के कांटेक्ट में आने की प्रोबेबिलिटी किसी भी फ्री रेडिकल की इनिशियली ज्यादा होगी। इन्हीं के साथ में आप कह सकते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, राइट। अब आप देखो इस फ्री रेडिकल की अगर बात की जाए तो देखो इसका HBr के साथ में रिएक्ट करना एक प्रोडक्टिव स्टेप होगी। प्रोडक्टिव स्टेप मतलब देयर विल बी समथिंग न्यू, कुछ नया बनेगा। और इस फ्री रेडिकल का एल्कीन के साथ में रिएक्ट करना भी एक प्रोडक्टिव स्टेप होगी। तो अब क्वेश्चन है फिर दोनों में से प्रेफर क्या होगा? तो जैसा कि मैंने आपको यहां भी बताया, देखो अगर फ्री रेडिकल के सामने दो चॉइस है HBr और एल्कीन, तो फिर HBr के साथ में रिएक्शन प्रेफर होगी, क्योंकि वहां पर हम बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे विद हाइड्रोजन, और क्योंकि H का स्मॉल साइज है तो फिर जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो इस केस में अगर बात की जाए तो नाउ दिस फ्री रेडिकल विल रिएक्ट विद HBr। अब HBr के साथ में हम इसकी रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं, और यहां भी वही कंडीशन है। देखो अगेन देयर विल बी होमोलाइसिस प्रोसेस, बिकॉज व्हेनेवर फ्री रेडिकल इज अटैकिंग रिएजेंट होमोलाइसिस इज ऑब्जर्व्ड। तो यहां पर भी होमोलाइसिस प्रोसेस होगा, और अब इस केस में H विल रिएक्ट फर्स्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर होमोलाइसिस प्रोसेस में अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो हाइड्रोजन विल ऑलवेज रिएक्ट फर्स्ट, सिंस इट इज हाईली रिएक्टिव, इट्स बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो H के साथ में बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए H के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन प्रेफर होगा। और अब आप ध्यान देना, देखो H का जब इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा RCH2 एंड ब्रोमीन, एंड अगेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ब्रोमीन फ्री रेडिकल। और अब आप ध्यान देना,
इस स्टेप के साथ में आप कह सकते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। यही तो प्रोडक्ट हम नेट रिएक्शन में कंसिडर कर रहे हैं ना। और जैसे कि मैंने आपको बताया रिएक्शन का की कंसेप्ट क्या है, एल्कीन पर जब HBr ऐड होगा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो H और ब्रोमीन में से पहले कौन ऐड होता है? पहले ब्रोमीन ऐड होता है, बाद में H ऐड होता है और फिर ये प्रोडक्ट बनता है। अब आप देखो अगेन देयर इज अ न्यू ब्रोमीन रेडिकल फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। अब क्या होगा, देखो ये जो ब्रोमीन रेडिकल बना अब ये फिर रिएक्ट करेगा और पॉइंट वही देखो, जो भी फ्री रेडिकल बनेगा हम उसका इंटरेक्शन किसके साथ में लेंगे? एल्कीन और HBr के साथ में, क्योंकि एल्कीन और HBr मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, वो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। और आप ध्यान देना, देखो ब्रोमीन रेडिकल की अगर बात की जाए तो इसका HBr के साथ में रिएक्ट करना प्रोडक्टिव स्टेप नहीं है, क्योंकि ये अगर HBr से रिएक्ट करेगा तो फिर तो यहां पर फिर से HBr एंड ब्रोमीन रेडिकल, तो इट इज अ नॉन प्रोडक्टिव स्टेप। तो ब्रोमीन रेडिकल किससे रिएक्ट करेगा? एल्कीन से। और आप देखो अगर ये ब्रोमीन रेडिकल एल्कीन से रिएक्ट करेगा तो फिर तो इस स्टेप का रिपीटेशन होगा, और ये स्टेप अगर रिपीट हुई तो ये जो फ्री रेडिकल बनेगा वो फिर आगे HBr से रिएक्ट करेगा, मतलब इस स्टेप का रिपीटेशन होगा। और इसका अगर रिपीटेशन हुआ तो फिर से ब्रोमीन रेडिकल बनेगा, फिर से अगर ब्रोमीन रेडिकल बना तो वो फिर से एल्कीन से रिएक्ट करेगा, मतलब ये स्टेप रिपीट होगी, फिर ये स्टेप रिपीट होगी, फिर ये स्टेप रिपीट होगी। इट मींस देयर विल बी रिपीटेशन ऑफ दीस टू स्टेप्स। इन दोनों स्टेप्स का ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होगा? रिपीटेशन होगा। ये दोनों स्टेप्स रिपीट होती रहेंगी। और इनका रिपीटेशन कब तक होगा? तो आप ध्यान देना, देखो हम बात कर सकते हैं जब तक ब्रोमीन रेडिकल को न्यू एल्कीन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ये स्टेप रिपीट होगी, और जब तक इस फ्री रेडिकल को न्यू HBr मॉलिक्यूल मिलेंगे ये स्टेप रिपीट होगी। अब आप सोचिए अगर ये साइकिल रिपीटेडली होता रहे, अगर ये साइकिल रिपीटेडली होता रहे, ये दोनों स्टेप्स अगर रिपीटेडली होती रहेंगे तो फिर तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इन स्टेप्स का रिपीटेशन होगा हमारे एल्कीन और HBr मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? रिएक्शन में कंज्यूम होते जाएंगे। और आप सोचिए इस तरह से अगर ये रिपीट होता रहे, प्रोसेस रिपीट होता रहे, एल्कीन HBr मॉलिक्यूल अगर रिपीटेडली पार्टिसिपेट करके कंज्यूम होते जाएंगे तो फिर तो धीरे धीरे क्या होगा? एल्कीन और HBr मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन भी मिक्सचर में कम होता जाएगा, उनकी अवेलेबिलिटी भी कम होती जाएगी। आप कह सकते हैं ये स्टेप्स अगर रिपीट होंगी तो एल्कीन और HBr मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? धीरे धीरे रिएक्शन में वो कंज्यूम होते जाएंगे, और एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि जब एल्कीन और HBr मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत कम क्वांटिटी में बचेंगे, और अगर बहुत कम क्वांटिटी में बचेंगे तो वहां पर फिर आप ये नहीं कह सकते कि जो फ्री रेडिकल है वो एल्कीन के ही कांटेक्ट में आएगा या HBr के ही कांटेक्ट में आएगा। हम एल्कीन या HBr के कांटेक्ट में आने की अगर बात कर रहे हैं तो दैट इज सिंपली प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एल्कीन और HBr मॉलिक्यूल इनिशियली बल्क में है, ज्यादा क्वांटिटी में है, क्योंकि ये हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो भी फ्री रेडिकल बनेगा वो या तो एल्कीन के कांटेक्ट में आ रहा है या HBr के कांटेक्ट में आ रहा है। लेकिन अगर इस तरह से एल्कीन और HBr के कांटेक्ट में आने के साथ साथ इन दोनों स्टेप्स का अगर रिपीटेशन होता रहेगा तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि जब एल्कीन और HBr मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट रिएक्शन मिक्सचर में कंज्यूम हो जाएंगे तो फिर तो जो भी फ्री रेडिकल बचे वो अब कोई भी किसी के भी कांटेक्ट में आ सकता है, और कोई भी अगर किसी के भी कांटेक्ट में आ सकता है तो फिर तो ये भी हो सकता है कि दो फ्री रेडिकल कांटेक्ट में आ जाए। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। अच्छा बताओ यहां तक अगर हम बात करें तो कितने तरह के फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन अभी तक हो चुका है? देखो मैं आपको बताता हूं, इसके करस्पॉन्डिंग RO डॉट बन चुका है, इसके करस्पॉन्डिंग Br डॉट बन चुका है, ये 2 टाइप के फ्री रेडिकल हो गए। फिर इसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों फ्री रेडिकल 4 टाइप के फ्री रेडिकल हो गए, और यहां तो फिर से ब्रोमीन रेडिकल है, मतलब 1 2 3 4 ये 4 टाइप के फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन अभी तक रिएक्शन में हुआ है। और क्या मैं कह सकता हूं इन 4 फ्री रेडिकल्स में से 2 फ्री रेडिकल ऐसे हैं जिनका ज्यादा क्वांटिटी में फॉर्मेशन हुआ होगा, रिपीटेड फॉर्मेशन हुआ होगा। कौन कौन से? एक तो ब्रोमीन रेडिकल और एक ये फ्री रेडिकल, क्योंकि देखो ये तो लेस स्टेबल है तो इससे बेटर चॉइस ये है, तो इन दोनों में से इसका फॉर्मेशन प्रेफर्ड होगा, मतलब ये बनेगा लेकिन कम क्वांटिटी में बनेगा। RO डॉट की अगर बात की जाए तो ये भी कम बना होगा, क्योंकि ये किससे बना है? R2O2 से, और जैसा कि मैंने आपसे कहा R2O2 हमने ट्रेसेस अमाउंट में यूज किया है। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि RO डॉट अगर कम बना है तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि जितना भी बना होगा वो इनिशियली ही कंज्यूम हो चुका होगा। इसी तरह से इन दोनों फ्री रेडिकल में से अगर ये फ्री रेडिकल कम बना है तो कम बना होगा तो फिर ये भी इनिशियली कंज्यूम हो चुका होगा। जो फ्री रेडिकल ज्यादा बन रहे हैं, रिपीटेडली बन रहे हैं, वो एक तो ये फ्री रेडिकल है इस स्टेप के करस्पॉन्डिंग, और इस स्टेप के करस्पॉन्डिंग ये फ्री रेडिकल है। इन दो फ्री रेडिकल्स का आप कह सकते हैं रिपीटेडली फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि ये दोनों स्टेप्स रिएक्शन में रिपीट हो रही हैं। तो फिर तो हम कह सकते हैं देखो जब तक इन फ्री रेडिकल्स को एल्कीन और HBr मॉलिक्यूल मिलते रहेंगे सफिशिएंट अमाउंट में, तब तक तो हम यही प्रोबेबिलिटी कंसीडर करेंगे
कि ये फ्री रेडिकल एल्किन HBr मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करके इन स्टेप्स का रिपीटेशन करते रहेंगे, लेकिन जब ये स्टेप्स कई बार रिपीट हो चुकी होंगी, एल्किन और HBr मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट कंज्यूम हो चुके होंगे, तो फिर तो एक स्टेज लास्ट में ऐसी भी आएगी कि अब पॉसिबल है कि फ्री रेडिकल ही आपस में कांटेक्ट में आ जाएं। तो अब मैं यहाँ पर दो तरह के फ्री रेडिकल ले रहा हूँ, एक तो ये और एक ये, क्योंकि यही रिपीटेडली फॉर्म हो रहे हैं, यही ज्यादा अमाउंट पे बनेंगे, तो इन्हीं के लास्ट में बचने के चांसेस हैं। अब आप देखो दो तरह के फ्री रेडिकल हैं। जब तक ब्रोमीन फ्री रेडिकल को एल्किन मॉलिक्यूल मिलेगा प्रोबेबिलिटी, तब तक तो वो एल्किन से रिएक्ट कर रहा है। जब तक इस फ्री रेडिकल को HBr मॉलिक्यूल मिलेगा, अगेन प्रोबेबिलिटी, तब तक वो HBr से रिएक्ट करेगा। लेकिन जब ये स्टेप्स रिपीटेडली हो चुकी होंगी, एल्किन HBr मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट कंज्यूम हो चुके होंगे, तो फिर तो ये स्टेज भी बनेगी कि अब ये फ्री रेडिकल हो सकता है आपस में ही कांटेक्ट में आ जाए। और ऐसे में आप देखो तीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एक, मैंने ब्रोमीन फ्री रेडिकल को A और इस फ्री रेडिकल को B कंसीडर किया है, तो एक कॉम्बिनेशन तो हो सकता है A विद A, मतलब ब्रोमीन फ्री रेडिकल रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट ब्रोमीन फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में आ जाए, ब्रोमीन मॉलिक्यूल बन जाए। A विद B, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कांटेक्ट में आकर के ये मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करें, एंड B विद B, तो ये मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाए। और अब आप ध्यान देना, देखो जैसे ही फ्री रेडिकल का कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ, स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा और यहां पर आकर के हमारी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। देखो इससे पहले रिएक्शन के स्टॉप होने के चांसेस नहीं है, रीजन बताता हूं। फर्स्ट स्टेप में आप देखो फ्री रेडिकल बना। अब फ्री रेडिकल तो रिएक्टिव स्पीशीज है ना, इट इज हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, हाईली अनस्टेबल, तो यहां पर ये रिएक्शन रुकने वाली नहीं। ये फ्री रेडिकल तो रिएक्शन में पक्का पार्टिसिपेट करेगा टू गेट स्टेबलाइज्ड। इस स्टेप में देखो यहां पर भी ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना। फ्री रेडिकल अगर बना तो आगे रिएक्शन जाएगी, क्योंकि जो भी फ्री रेडिकल बनेगा वो रिएक्शन में स्टेबलाइज होने के लिए फिर आगे पार्टिसिपेट करेगा। इस स्टेप में भी आप देखो फ्री रेडिकल बना, ये स्टेप भी यहां पर रुकेगी नहीं। इस स्टेप में फ्री रेडिकल बना, यहां भी रिएक्शन रुकेगी नहीं। लेकिन इस स्टेप में आप कह सकते हैं कि जैसे ही फ्री रेडिकल का कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा, हमें स्टेबल मॉलिक्यूल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी फ्री रेडिकल। अब यहां पर कोई फ्री रेडिकल नहीं बन रहा है, तो इस केस में अब आप कह सकते हैं कि अगर स्टेबल मॉलिक्यूल बना तो ये रिएक्शन यहां पर स्टॉप हो जाएगी। तो यहां पर आकर के हमारी रिएक्शन स्टॉप होगी। अब देखो मैंने आपसे कहा कि जैसे ही ब्रोमीन फ्री रेडिकल ब्रोमीन के कांटेक्ट में आएगा, A विद A, स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा और यहां पर हमारी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो फिर तो एक पॉइंट आता है कि ये बात तो यहां भी कह सकते थे, ये बात तो हम यहां भी कह सकते हैं कि अगर यहां जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना, अगर ये यहीं पर ब्रोमीन फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में आ जाता तो यहीं पर स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता, फिर तो रिएक्शन आगे जाने से पहले ही रुक जाती। बिल्कुल ऐसा हो सकता था। ये तो मैंने आपको तब भी बताया जब हमने इसका फॉर्मेशन किया कि डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है कि ये फ्री रेडिकल किसी अदर फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में यहीं पर आ जाए, लेकिन उसके चांसेस कम है, क्योंकि इनिशियली तो आप कह सकते हैं कि जो भी फ्री रेडिकल बनेगा, चांसेस इसी बात के ज्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी इसी बात की ज्यादा है कि वो एल्किन HBr मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आए, क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। हम इन फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में आने की बात कब कर रहे हैं? जब हमारे एल्किन और HBr मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट कंज्यूम हो जाएंगे इन स्टेप्स के रिपीटेशन के थ्रू, तब हम फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में आने की बात कर रहे हैं। अदरवाइज फ्री रेडिकल आपस में कांटेक्ट में आए उससे पहले तो किसी भी फ्री रेडिकल के एल्किन या HBr के कांटेक्ट में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि एल्किन HBr हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। मतलब इसके चांसेस कब बनेंगे? जब एल्किन और HBr मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट कंज्यूम हो चुके होंगे, तब हमारी रिएक्शन के रुकने के चांसेस है, तब रिएक्शन के स्टॉप होने के चांसेस हैं। और अगर एल्किन HBr मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट कंज्यूम हो चुके होंगे तो हमारा प्रोडक्ट भी तो बन चुका होगा, और अगर प्रोडक्ट बन चुका है तो उसके बाद में तो रिएक्शन स्टॉप होना ही है। तो इस तरह से यहां पर आकर के रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो ये ओवरऑल हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। अब इन 5 स्टेप्स को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फ्री रेडिकल रिएक्शंस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं: चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप एंड चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो आप ध्यान देना, यहां पर हम इन 5 स्टेप्स को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: चेन इनिशिएटिंग, चेन प्रोपेगेटिंग एंड चेन टर्मिनेटिंग। और ये यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि इन 5 स्टेप्स में आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेप्स इज चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप एंड चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। मैं आपको बताता हूं, देखो आप समझना। चेन टर्मिनेटिंग, इससे ही नेम समझ में आ रहा है आपको, नेम से ही समझ में आ रहा है। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप मतलब जहां पर रिएक्शन रुके। क्या लगता है इन 5 स्टेप्स में से किस स्टेप में रिएक्शन के रुकने के चांसेस हैं? आंसर है 5th स्टेप। इससे पहले तो कहीं पर भी रिएक्शन के रुकने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 1st to 4th तो सभी में फ्री रेडिकल बना, और जब तक फ्री रेडिकल बनेगा
रिएक्टिव स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा तब तक तो रिएक्शन नहीं रुकेगी। हाँ, जहां रेडिकल कंबाइन होकर स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा वहां पर हमारी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं दिस स्टेप विल बी कैटेगराइज्ड एज चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो जाएगी चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। दिस इज चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। क्या क्लियर हो रही बात है? चलिए, अगर बात की जाए चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, देखो कंसेप्चुअली अगर मैं बात करूं तो चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स वो होती हैं जो रिएक्शन की कंटिन्यूटी को मेंटेन करे। और रिएक्शन की कंटिन्यूटी किससे मेंटेन होगी? तो हम कह सकते हैं उन स्टेप से रिएक्शन की कंटिन्यूटी मेंटेन होगी जो स्टेप्स रिएक्शन में रिपीटेडली होंगी। और रिपीटेडली कौन सी स्टेप्स हो रही हैं? ये दोनों स्टेप्स। तो ये ऐसी स्टेप्स हैं जो रिपीटेशन, जिन स्टेप्स का रिएक्शन में रिपीटेशन होगा, मतलब इन स्टेप्स के थ्रू हमारी रिएक्शन की कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। सो दीज आर चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स। दीज आर चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स। और अब आप ध्यान देना, अगर आप चेन इनिशिएटिंग स्टेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सी होगी? कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल टू गिव स्टेबल मॉलिक्यूल। अगर आप चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सी स्टेप्स होगी? जिन स्टेप्स का रिएक्शन में रिपीटेशन हुआ है। तो बस इसके अलावा जो भी स्टेप्स बचेंगी वो चेन इनिशिएटिंग स्टेप होंगी। तो ये दोनों स्टेप्स यहां पर कौन सी हो जाएंगी? चेन इनिशिएटिंग स्टेप्स हैं। सो दीज आर चेन इनिशिएटिंग स्टेप्स। दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई चेन इनिशिएटिंग, चेन प्रोपेगेटिंग एंड चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। क्लियर होगी बात ये? चलिए, ये तो देखो कंसेप्चुअल बात की। अब मैं आपको टेक्निक बताता हूं चेन इनिशिएटिंग, प्रोपेगेटिंग और टर्मिनेटिंग स्टेप को आइडेंटिफाई करने के लिए। चेन टर्मिनेटिंग तो आसान है, उसके लिए आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। कंसेप्चुअली आप तो माइंड में रखो, जहां फ्री रेडिकल मिलकर के स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें, जिसमें फॉर्म होने वाला मॉलिक्यूल अगर स्टेबल है तो वो चेन टर्मिनेटिंग है। ये तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब चेन प्रोपेगेटिंग क्या होता है? देखो यहां पर तो क्या है, सारी स्टेप्स एकदम सीक्वेंस में लिखी हुई है ना, तो आपको एकदम समझ में आ जाता है कि भाई ये दो स्टेप्स है जिनका रिपीटेशन हो रहा है और ये चेन प्रोपेगेटिंग है। लेकिन ऑप्शन में जरूरी थोड़ी सीक्वेंस में आपको दें, वो तो रैंडम दे सकता है आपको। हो सकता है पहले ऑप्शन में ये दे दें, सेकंड ऑप्शन में ये दे दें, थर्ड ऑप्शन में ये दे दें, फोर्थ ऑप्शन में ये दे दें। अब पहचानो चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप कौन सी है। इसकी मैं आपको टेक्निक बताता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा एरर आप चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप को पहचानने में करते हैं। आप टेक्निक को समझें। देखो आपको एक नेट रिएक्शन गिवन होगी, जैसे ये नेट रिएक्शन आपको गिवन होगी। मैं आपको क्वेश्चन प्रोफाइल बताता हूं। ये नेट रिएक्शन आपको गिवन होगी, एल्कीन रिएक्टेड विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, प्रोडक्ट दिया हो या ना दिया हो, आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप फॉर द गिवन रिएक्शन। अब आपको चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप पहचानना है। 4 ऑप्शन में आपको स्टेप्स दी हुई होंगी, इन्हीं 5 में से कोई 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। अब आप ध्यान देना, कैसे पहचानेंगे आप इसको? सुनिए, आपको जो भी नेट रिएक्शन गिवन है उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को पहचानो क्या है। जैसे यहां पर हम कह सकते हैं इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? एल्कीन एंड HBr। ध्यान देना, पेरोक्साइड रिएक्टेंट नहीं है, पेरोक्साइड तो इनिशिएटर है। क्योंकि आप देखो चेन इनिशिएटिंग स्टेप, बस यहीं पर पेरोक्साइड का यूज है। आप सोचिए इनिशियली हम पेरोक्साइड की हेल्प से कर क्या रहे हैं? पेरोक्साइड की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? इनिशियली कुछ HBr मॉलिक्यूल के ब्रेक होने की बात कर रहे हैं। एक बार कुछ HBr मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएं, कुछ ब्रोमीन रेडिकल बन जाएं, उसके बाद में पेरोक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि पेरोक्साइड ने तो किया क्या? HBr मॉलिक्यूल को ही ब्रेक किया ना, उसी के साथ में इंटरेक्ट करके ब्रोमीन रेडिकल बनाया। कुछ मॉलिक्यूल्स को वो ब्रेक कर दें, आगे तो ब्रोमीन रेडिकल रिपीटेडली इस स्टेप में वैसे ही बनते रहेंगे। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो पेरोक्साइड इज नॉट अ रिएक्टेंट, दैट इज सिंपली एन इनिशिएटर। तो हमारी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स कौन है यहाँ पर? एल्कीन और HBr। बस अब आप ध्यान देना, जो भी नेट रिएक्शन आपको गिवन है उसके रिएक्टेंट्स को आप देखो कौन कौन से हैं। आपको 2 रिएक्टेंट्स जो भी गिवन है मान लेते हैं X और Y रिएक्टेंट है। अब चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप क्या होगी? ध्यान देना, दोनों रिएक्टेंट्स में से एक का स्टेबल मॉलिक्यूल जब दूसरे रिएक्टेंट के फ्री रेडिकल से रिएक्ट करे तो दैट विल बी चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। एक का स्टेबल मॉलिक्यूल जब दूसरे के फ्री रेडिकल से रिएक्ट करे तो दैट विल बी चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। थोड़ा और आसान शब्दों में समझो, सपोज इन द गिवन नेट रिएक्शन X and Y are the reactants. Suppose X and Y reactants are involved in the reaction and you have to identify its chain propagating step. क्या करेंगे? X का फ्री रेडिकल Y का स्टेबल मॉलिक्यूल अगर रिएक्ट करे, या X का स्टेबल मॉलिक्यूल अगर Y के फ्री रेडिकल से रिएक्ट करे तो दैट विल बी चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। मैं आपको अप्लाई करके बताता हूं। यहां पर एल्कीन और HBr हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। अब सुनिए, एल्कीन का स्टेबल मॉलिक्यूल और HBr का फ्री रेडिकल, और HBr का स्टेबल मॉलिक्यूल
और एल्कीन का फ्री रेडिकल जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप होगी। पहचान सकते हैं इस तरह से। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। बस चेन टर्मिनेटिंग पहचान सकते हैं, प्रोपोगेटिंग पहचान सकते हैं, तो इसके अलावा जो भी बचेगा वो चेन इनिशिएटिंग स्टेप है। सो दिस इज अबाउट रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। क्लियर होगी बात ये। और चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप, आप तो मेनली चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप्स को बिल्कुल माइंड में उसकी इमेज बनाकर रखो कि दो रिएक्टेंट्स हैं X और Y, X का स्टेबल मॉलिक्यूल Y का फ्री रेडिकल, और Y का स्टेबल मॉलिक्यूल X का फ्री रेडिकल जब रिएक्ट करेंगे तो वो चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप है। उससे पहले चेन इनिशिएटिंग स्टेप होगी और उसके बाद में चेन टर्मिनेटिंग स्टेप होगी। क्लियर होगी बात ये। अब आप ध्यान देना, देखो इस रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है जो मैंने आपको नोट करने के लिए भी कहा है। Among all HX, only HBr can show this reaction. That is, in case of HF, HCl and HI, even in presence of peroxide, the reaction follows electrophilic addition mechanism and major product is formed according to Markovnikov rule. तो अब हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि ये रिएक्शन जिस मैकेनिज्म की हमने बात की, जिस पेरोक्साइड इफेक्ट की हमने बात की है, जिस नेट रिएक्शन की हमने बात की है, ये रिएक्शन केवल HBr के लिए ही एप्लीकेबल है। HF, HCl और HI के लिए ये मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस रिएक्शन में पेरोक्साइड तो आपने लिया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर HBr की जगह HF, HCl और HI ले लें तो क्या होगा? क्या हम आंसर में ये कहेंगे नो रिएक्शन? नो रिएक्शन नहीं कहेंगे, ध्यान देना, रिएक्शन तो होगी लेकिन वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ना होकर के कौन सी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म होगी। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपको मेन प्रोडक्ट मिलेगा, या कहा जाए कार्बेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग मेन प्रोडक्ट बनेगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम डिस्कस करते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि HF, HCl और HI पर पेरोक्साइड इफेक्ट एप्लीकेबल क्यों नहीं है, ये कंसेप्ट हमें समझना है, राइट? चलिए अब आप ध्यान देना, देखो इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक पॉइंट आप ये समझें, हमने कहा यहां पर थर्ड एंड फोर्थ ये चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप्स हैं। क्लियर बात ये यहां पर चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप्स हैं। अब एक बात ध्यान देना, देखो क्योंकि ये ऐसी स्टेप्स हैं जो रिएक्शन की कंटिन्यूटी को मेंटेन करती हैं, जो रिएक्शन की कंटिन्यूटी को मेंटेन करती हैं, तो ऐसे में तो फिर हम बात करेंगे कि किसी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन के, समझना इस बात को, किसी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के लिए, किसी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के लिए हमारी कंडीशन रहेगी कि उसकी चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप्स जो हैं वो एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। फॉर अ फ्री रेडिकल रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली द रिक्वायरमेंट इज इट्स चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप्स शुड बी एक्सोथर्मिक। क्योंकि एक बात सोचिए, अगर ये दोनों स्टेप्स एक्सोथर्मिक हैं तभी तो रिएक्शन की कंटिन्यूटी मेंटेन होगी ना। आप सोचिए अगर इन दो स्टेप्स में से एक भी स्टेप एंडोथर्मिक हो जाए, समझना इस बात को, इन दो स्टेप्स में से अगर एक भी स्टेप एंडोथर्मिक हो जाए तो प्रॉब्लम है। क्योंकि एक बात सोचिए, मान लेते हैं कि ये स्टेप एंडोथर्मिक है, ऐसा मान लेते हैं कि ये स्टेप एंडोथर्मिक है, तो क्या होगा प्रॉब्लम? आपने रिएक्शन को एक बार यहां पर टेम्परेचर देकर के इनिशिएट कर दिया, भाई आपने पेरोक्साइड लिंकेज को ब्रेक करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो हीट देकर के आपने बॉन्ड ब्रेक कर लिया, फ्री रेडिकल बन गया। इसने HBr को ब्रेक किया, एक ब्रोमीन रेडिकल बना। अब क्या हुआ? ब्रोमीन रेडिकल ने एल्कीन से रिएक्ट किया, एल्कीन से रिएक्ट किया, ये रेडिकल बन गया, और ये रेडिकल जब HBr से रिएक्ट करेगा, हमने कहा चेन ये स्टेप तो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है तो फिर ये सेल्फ तो नहीं होगी, क्योंकि एंडोथर्मिक स्टेप अगर है तो इसको करवाने के लिए एनर्जी चाहिए। अब ऐसे में प्रॉब्लम है कि ये स्टेप तो फिर यहाँ पर आकर रुक जाएगी रिएक्शन। चलो मान लेते हैं आपने इस स्टेप को कंप्लीट करने की एनर्जी दी और ये एनर्जी सप्लाई आपने की और उसके थ्रू ये स्टेप हो गई, लेकिन एक बार ये स्टेप हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई, क्योंकि फिर से ब्रोमीन रेडिकल बनेगा, वो फिर से एल्कीन से रिएक्ट करेगा, फिर ये रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल फिर जब HBr से रिएक्ट करेगा, अगेन एंडोथर्मिक स्टेप, तो फिर ये रिएक्शन रुक गई। मतलब हर बार हमारा साइकिल यहां पर आकर के रुक जाएगा, या अगर ये स्टेप एंडोथर्मिक हुई तो हर बार हमारा साइकिल यहां पर आकर के रुक जाएगा, क्योंकि इन दो स्टेप्स को तो बार बार होना है, क्योंकि ये स्टेप्स रिपीटेडली होंगी तभी तो हमारी रिएक्शन की कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, तभी तो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बार बार बनेगा,
कंप्लीट अमाउंट में हमें मिलेगा। तो इसका मतलब किसी भी फ्री रेडिकल के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स जो हैं वो एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। आप इसको बिल्कुल ऐसा समझ लो कि मान लो अगर आप एक कार में बैठ रहे हैं, देखो वैसे तो कार बेस्ट है, वो बेस्ट होगी जो सेल्फ स्टार्ट हो, लेकिन मान लेते हैं कि मजबूरी में हमें एक ऐसी कार में बैठना पड़े जिसको धक्का मारकर स्टार्ट करना पड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो धक्का मारकर उसको स्टार्ट कर लिया, ये ऐसी कार है जिसको हमने धक्का मारकर स्टार्ट किया। अब लेकिन फिर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि एक बार धक्का मारने के बाद में जब कार स्टार्ट हो जाए तो फिर हमें वापस रुकना ना पड़े, कार फिर से रुके ना। अब आप सोचिए, मान लो ऐसी कार आपके सामने आ जाए जिसको धक्का मारकर आपने स्टार्ट किया, आप बैठे, थोड़ा सा कार चली, फिर रुक गई, फिर आप उतरे, फिर धक्का मारा, फिर स्टार्ट किया, फिर चली, फिर कार रुक गई, फिर आप उतरे, फिर आपने धक्का मारा, कार चली, फिर आप रुके, फिर आप उतरे। तो आप सोचिए ऐसी कार बेकार, क्योंकि इतना अगर आप रुकेंगे तो उस कार में बैठने का मतलब ही नहीं है। तो आप सोचिए ये रिएक्शन भी अगर इनमें से चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, दोनों स्टेप्स में से दोनों चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स, इसको ऐसा करते हैं, मान लेते हैं CP1 CP2, तो CP1 CP2 में से अगर कोई भी स्टेप एंडोथर्मिक होगी तो बिल्कुल वैसी कार की तरह ये रिएक्शन बन जाएगी जो धक्के मारने से स्टार्ट तो हो रही है लेकिन फिर रुक रही है, फिर धक्का मारा, थोड़ा चला, फिर रुक गई, क्योंकि हर बार आपकी रिएक्शन का साइकिल उस स्टेप पर आकर रुक जाएगा जो एंडोथर्मिक है। इसीलिए हम बात करते हैं कि फ्री रेडिकल रिएक्शन के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के लिए दोनों स्टेप्स CP1 एंड CP2 मतलब चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स का एक्सोथर्मिक होना जरूरी है। अब आप ध्यान देना, अगर हम ये कह रहे हैं कि एल्कीन की जब HBr के साथ में आप रिएक्शन लेते हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन तो सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। HBr में तो हमें पेरोक्साइड मिलता है, पेरोक्साइड इफेक्ट मिलता है, लेकिन HF, HCl और HI में हमें पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं मिलता है, वो रिएक्शन फेल हो जाती है। वहां पर मतलब पेरोक्साइड इफेक्ट ना होकर के सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म से रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसका मतलब डेफिनेटली HF, HCl और HI के केस में किसी न किसी चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में प्रॉब्लम है। या तो हो सकता है HF, HCl और HI के केस में, या तो हो सकता है कि उन केसेस में CP1 एंडोथर्मिक हो, या हो सकता है CP2 एंडोथर्मिक हो, या फिर यह भी हो सकता है कि दोनों ही एंडोथर्मिक हो। हाँ, लेकिन HBr में तो CP1 CP2 दोनों ही एक्सोथर्मिक है, तभी तो रिएक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो रही है ना। तो अब ऐसा करते हैं, HBr वाली रिएक्शन को तो हम मान लेते हैं रेफरेंस। ध्यान देना, क्योंकि HBr पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है, ये प्रैक्टिकली हमें मिलता है भाई, ये तो प्रैक्टिकली प्रूव्ड है ना कि HBr विल शो पेरोक्साइड इफेक्ट बट HF, HCl एंड HI कैन नॉट। तो HBr पेरोक्साइड इफेक्ट शो करेगा, ये रिएक्शन सक्सेसफुली शो करेगा, ये तो प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। तो फिर ऐसा करते हैं, HBr वाली रिएक्शन को तो मान लेते हैं रेफरेंस, और इसी रेफरेंस से फिर हम ये चेक करते हैं कि HF, HCl और HI में प्रॉब्लम CP1 में है या CP2 में है, या दोनों स्टेप्स में प्रॉब्लम है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनता है कि HF के केस में प्रॉब्लम कहां पर है, CP1, CP2 या बोथ, मतलब CP1 एंडोथर्मिक है या CP2 एंडोथर्मिक है, या दोनों स्टेप्स एंडोथर्मिक है, या दोनों एक्सो हैं। अब देखो, दोनों अगर एक्सो होती तो प्रॉब्लम ही नहीं होती, फिर तो HF भी पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता। लेकिन अगर HF, HCl और HI पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं कर पा रहे, इसका मतलब इन दोनों स्टेप्स में से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। चलिए चेक करते हैं, आप ध्यान देना। देखो, जहां तक बात CP1 की है, तो CP1 में क्या हो रहा है, CP1 में आप देख सकते हैं एल्कीन रिएक्ट्स विद X फ्री रेडिकल। CP1 में क्या हो रहा है, देखो जो एल्कीन है वो Br रेडिकल से रिएक्ट कर रहा है। अब मैं जनरल फॉर्मेट में X डॉट लिख रहा हूं, क्योंकि वो X डॉट HF के केस में F डॉट होगा, HCl के केस में Cl डॉट होगा, HBr के केस में Br डॉट है, और अगर आप HI लेंगे तो I डॉट होगा। तो मैंने उसको जनरल फॉर्मेट में X डॉट लिख दिया है। और अगर बात की जाए CP2 की, तो देखो CP2 में क्या हो रहा है, CP2 में आप कह सकते हैं दिस फ्री रेडिकल विच इज फॉर्म्ड इन दिस CP1, द फ्री रेडिकल विच इज फॉर्म्ड इन CP1, दैट इज दिस फ्री रेडिकल reacts with HX in which there is breakage of this bond and formation of product and again a new X dot,
and this X dot will repeat CP1 and this radical will again repeat CP2. So this is how there will be repetition of CP1 and CP2 during the reaction, right? अब आप ध्यान देना, देखो अगर आप CP1 में देखेंगे तो CP1 में वेरिएबल क्या है? X डॉट, क्योंकि अगर आप HF, HCl, HBr और HI की बात कर रहे हैं तो वहां पर F डॉट, Cl डॉट, Br डॉट, I डॉट होगा, राइट? चलिए फिर ऐसा करते हैं, बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ X डॉट, बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ X डॉट, जिसमें मैं 4 फ्री रेडिकल्स ले रहा हूं, F डॉट, Cl डॉट, Br डॉट एंड I डॉट, ठीक है। और तो फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे CP1 में तो X डॉट रिएक्ट कर रहा है, और अगर X डॉट रिएक्ट कर रहा है तो मैं इन फ्री रेडिकल्स की रिएक्टिविटी की बात करूंगा। और CP2 में वेरिएबल क्या हो रहा है, तो CP2 में आप कह सकते हैं वेरिएबल क्या होगा, ये HX बॉन्ड यहां पर ब्रेक होगा तो HF बॉन्ड ब्रेक होगा, HCl बॉन्ड ब्रेक होगा, HBr बॉन्ड ब्रेक होगा, HI बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट? तो ऐसा करते हैं, ये तो बात हो गई देखो CP1 के लिए, दिस इज फॉर CP1। और अगर बात की जाए CP2 के लिए तो CP2 में HX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहां पर मैं बात करूंगा HX बॉन्ड स्ट्रेंथ की, यहां पर हम बात करेंगे HX बॉन्ड स्ट्रेंथ की। और ध्यान देना HX बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो इट इज HF, HCl, HBr एंड HI। और अब आप जरा ध्यान देना, देखो अगर आप इन फ्री रेडिकल्स का रिएक्टिविटी कंपैरिजन करें तो बता सकते हैं विच फ्री रेडिकल विल बी मोस्ट रिएक्टिव, I डॉट और F डॉट, कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? आंसर है F डॉट। आप ध्यान देना, ये इन फ्री रेडिकल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये इन फ्री रेडिकल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। F डॉट विल बी मोस्ट रिएक्टिव ड्यू टू इट्स स्मॉलेस्ट साइज अमंग दीज ऑल 4 फ्री रेडिकल्स, क्योंकि इन चारों में F डॉट का साइज सबसे छोटा है तो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, जो बॉन्ड बनाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। और I डॉट की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, इसका साइज बड़ा है, बनने वाला बॉन्ड वीक होगा, इसके रिएक्ट करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। और आप ध्यान रखिएगा I डॉट की अगर बात की जाए तो I डॉट तो इतना कम रिएक्टिव होता है कि इसके लिए केमिस्ट्री में एक, केमिस्ट्री लैंग्वेज में एक टर्म हम यूज करते हैं लेथार्जिक, हम केमिस्ट्री में एक टर्म यूज करते हैं इसके लिए लेथार्जिक, कि जो I डॉट होता है वो एकदम लेथार्जिक होता है, मतलब सॉल्यूशन में सेठ जी की तरह पड़ा रहता है, एकदम रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम। आप समझना, I डॉट की अगर बात की जाए तो इट इज वेरी लेस रिएक्टिव, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ लेथार्जिक फ्री रेडिकल। ये मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, हमने कंपैरिजन 4 फ्री रेडिकल्स में लिया, तो इन 4 फ्री रेडिकल में बाकी 3 के कंपैरिजन में I डॉट को लेथार्जिक माना जाता है, कम रिएक्टिव माना जाता है। ये तो बात होगी इन फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी की। और अगर बात की जाए HX बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो ये तो शायद आपने पढ़ा भी होगा, HF बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, डाउन द ग्रुप अगर बात की जाए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, क्योंकि HI की अगर बात की जाए तो आयोडीन का साइज बड़ा है तो HI बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, HI बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इन 4 बॉन्ड्स की अगर आप स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। क्लियर हो रही बात ये? अब जरा ध्यान देना, अब मैं आता हूं इस रिएक्शन पर, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि HBr के केस में तो ये रिएक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट होती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है कि HBr विल शो पेरोक्साइड इफेक्ट, HBr शोज पेरोक्साइड इफेक्ट। तो फिर तो हम मानकर चल रहे हैं, इसका मतलब कि अगर HBr आप लेंगे तो उस केस में तो CP1 भी एक्सोथर्मिक है और CP2 भी एक्सोथर्मिक है। तो अब आप ध्यान देना, चलिए फिर इस केस में हम मानकर चल रहे हैं कि ब्रोमीन रेडिकल का यहां पर रिएक्ट करना एक्सोथर्मिक स्टेप है, ब्रोमीन रेडिकल का यहां पर रिएक्ट करना एक्सोथर्मिक स्टेप है, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं, राइट? क्योंकि ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है कि HBr के केस में तो CP1 और CP2 दोनों ही एक्सोथर्मिक है, और HBr बॉन्ड का ब्रेक होना भी एक्सोथर्मिक है। क्लियर? इसीलिए दोनों स्टेप्स, क्योंकि Br डॉट का यहां पर रिएक्ट करना एक्सोथर्मिक, मतलब CP1 एक्सोथर्मिक एंड दिस इज फॉर CP2। तो फिर तो हम कह सकते हैं HBr बॉन्ड का ब्रेक होना, इस स्टेप में HBr बॉन्ड का ब्रेक होना भी एक्सोथर्मिक है CP2, और HBr के केस में CP1 CP2 दोनों एक्सोथर्मिक है, तभी तो रिएक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। बस अब हमें यह समझना है कि HF, HCl और HI के केस में प्रॉब्लम कहां पर है। सुनिए, देखो क्या मैं कह सकता हूं, अगर Br डॉट सक्सेसफुली रिएक्ट कर पा रहा है
अगर बी आर डॉट का रिएक्ट करना एक्सोथर्मिक स्टेप है तो फिर तो मैं मानकर चलूंगा कि फिर तो एफ डॉट और सी एल डॉट का रिएक्ट करना भी एक्सोथर्मिक स्टेप होगा। फिर तो उस केस में आप ध्यान देना, हम कहेंगे कि एफ डॉट और सी एल डॉट का रिएक्ट करना भी एक्सोथर्मिक होगा, बिकॉज एफ डॉट एंड सी एल डॉट आर इवन मोर रिएक्टिव देन बी आर डॉट। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि बी आर डॉट का रिएक्ट करना एक्सोथर्मिक है तो फिर तो एफ डॉट और सी एल डॉट का रिएक्ट करना भी एक्सोथर्मिक होगा, बिकॉज एफ डॉट एंड सी एल डॉट आर इवन मोर रिएक्टिव देन बी आर डॉट। क्लियर बात ये? और अब आप ध्यान देना, अगर हमने सेकंड स्टेप CP2 में कहा कि यहां पर HX बॉन्ड ब्रेक होगा और अगर HBr बॉन्ड का ब्रेक होना, ध्यान देना, अगर हम बात करें कि HBr बॉन्ड का ब्रेक होना एक्सोथर्मिक है तो फिर तो डेफिनेटली HI बॉन्ड का ब्रेक होना भी एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि HI बॉन्ड इज इवन वीकर देन HBr बॉन्ड। अगर हम ये बात करें कि HBr बॉन्ड का ब्रेक होना एक्सोथर्मिक है तो फिर तो HI बॉन्ड का ब्रेक होना भी एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि HI बॉन्ड तो HBr से भी वीक है ना। अब आप ध्यान देना, अब हम अगर ये बात कर रहे हैं कि Br डॉट का रिएक्ट करना एक्सोथर्मिक है तो फिर तो F डॉट और Cl डॉट के रिएक्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर Br डॉट सक्सेसफुली रिएक्ट कर पा रहा है यहां पर तो फिर तो यहां पर F डॉट और Cl डॉट भी सक्सेसफुली रिएक्ट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर हमें HF और HCl में पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं मिला तो इसका मतलब अगर प्रॉब्लम यहां पर नहीं है तो प्रॉब्लम कहां पर है? CP2 में, और वो दिख भी रही है। CP2 में HF और HCl के केस में प्रॉब्लम है, ये तो दिख रही है, देखो, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि HF एंड HCl बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। HBr के कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम यहां पर रही होगी। ये हम रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि डेफिनेटली प्रॉब्लम यहां पर रही होगी। इन HF और HCl बॉन्ड का ब्रेक होना डेफिनेटली यहां पर एंडोथर्मिक रहा होगा, इसीलिए HF और HCl पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं कर पा रहे होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? और अब आप ध्यान देना, अगर हम बात करें कि सेकंड स्टेप में CP2 में HBr बॉन्ड अगर सक्सेसफुली ब्रेक हो पा रहा है, इसका ब्रेक होना अगर एक्सोथर्मिक है तो पक्का इसके रिस्पेक्ट में मैं कह सकता हूं HI बॉन्ड का ब्रेक होना भी यहां पर आसान होगा, क्योंकि HI बॉन्ड तो HBr से भी वीक है, उसका ब्रेक होना भी यहां पर एक्सोथर्मिक होगा। और अगर HI बॉन्ड का ब्रेक होना एक्सोथर्मिक है, मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि HI के केस में CP2 में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम कहां पर है? क्योंकि HI के केस में पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो अगर प्रॉब्लम यहां नहीं है तो पक्का प्रॉब्लम CP1 में होगी, और वो दिख भी रहा है, इट इज लेस रिएक्टिविटी ऑफ आई डॉट। ध्यान देना, क्योंकि आई डॉट की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसका रिएक्ट करना रिएक्शन में एंडोथर्मिक हो जाता है। ये रीजन है कि HF, HCl और HI पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि HF, HCl और HI पेरोक्साइड इफेक्ट अगर शो नहीं करते हैं तो क्या CP1, CP2 दोनों एक्सोथर्मिक हैं? नो। अगर दोनों एक्सोथर्मिक होती तब तो डेफिनेटली वो इफेक्ट शो करते हैं। तो क्या CP1, CP2 दोनों एंडोथर्मिक हैं? दोनों एंडोथर्मिक भी नहीं है, एक स्टेप एंडोथर्मिक है, और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा स्टेप एंडोथर्मिक है। तो अब आप ध्यान देना, HF और HCl के केस में तो CP2 और HI के केस में CP1 एंडोथर्मिक है। ये रीजन है कि HF, HCl और HBr पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करते। क्या बात क्लियर होगी? देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, HCl does not show peroxide effect since CP1, CP2 both are exothermic, CP1, CP2 both are endothermic, CP1 is endo, CP2 is exo, CP1 is exo, CP2 is endo. Answer है fourth. In case of HCl, CP1 is exo, CP2 is endo. और HI के केस में उल्टा है, CP1 is endo, CP2 is exo. क्लियर? और एक भी स्टेप में अगर प्रॉब्लम है, दोनों चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स में से अगर एक भी स्टेप में प्रॉब्लम है, एक भी स्टेप अगर एंडोथर्मिक है, तो फिर वो रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आगे बात समझ में? देखो अल्टीमेटली आप ध्यान देना, अब मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया, लेकिन क्वेश्चन करते टाइम आपकी ये अटेम्प्टिंग फास्ट हो, इसके लिए बस आपको ये माइंड में रखना है कि CP1 में तो X डॉट रिएक्ट करता है। देखो CP1 में तो क्या होता है? X डॉट रिएक्ट करता है, और CP2 में HX बॉन्ड ब्रेक होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? CP1 में तो X डॉट रिएक्ट करता है और CP2 में HX बॉन्ड ब्रेक होता है। अगर आपको ये पता है तो देखो क्वेश्चन को आप कैसे आंसर दे सकते हैं। मान लो अगर आ जाए HCl डज नॉट शो पेरोक्साइड इफेक्ट सिंस, अब अगर आपको ये पता है कि CP1 में X डॉट रिएक्ट करता है तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा CP1 में X डॉट रिएक्ट करता है, अगर Br डॉट रिएक्ट कर पा रहा है, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकली प्रूव्ड है कि HBr के केस में तो दोनों स्टेप्स एक्सोथर्मिक हैं, तो आप इसको ऐसे रिलेट करो। अगर आपको पता है कि CP1 में X डॉट रिएक्ट करता है
और हमसे पूछा जा रहा है कि HCl peroxide इफेक्ट क्यों नहीं शो करता है, तो आप इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि Cp1 में अगर X डॉट रिएक्ट करता है तो फिर तो अगर Br डॉट रिएक्ट कर पा रहा है तो F डॉट और Cl डॉट भी रिएक्ट कर पाएंगे, क्योंकि F डॉट Cl डॉट तो Br डॉट से ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन फिर भी अगर ये रिएक्शन नहीं हो पा रही है, इसका मतलब Cp2 में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि Cp2 में HX बॉन्ड ब्रेक होता है, और जहां HX बॉन्ड ब्रेक होने की बात है वहां पर HCl में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और अगर क्वेश्चन HI के लिए पूछा जाए तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि Cp1 में तो X डॉट रिएक्ट करता है और Cp2 में HX बॉन्ड ब्रेक होता है, तो जहां HX बॉन्ड ब्रेक होने की बात है तो अगर HBr ब्रेक हो पा रहा है तो HI तो फिर भी आसानी से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि HI तो HBr से भी वीक है। और फिर भी अगर ये पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा है, मतलब प्रॉब्लम Cp1 में होगी, क्योंकि Cp1 में X डॉट रिएक्ट करता है, और जहां X डॉट के रिएक्ट करने की बात है वहां पर I डॉट की रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इस कंसेप्ट से रिलेट करके आंसर देंगे। क्लियर होगी बात ये? और अब आप ध्यान देना, अब यहां पर मैं ये केस ऐड कर रहा हूं, ये केस में यहां पर ऐड कर रहा हूं कि अगर आपको इसमें HCl दिया जाए और प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, पेरोक्साइड यहां पर गिवन नहीं है, तो फिर इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। इट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, सॉरी इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नॉट फ्री रेडिकल, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड होता है, और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहां पर ऐड होगा? क्या मैं बिना सोचे समझे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कर दूं? नो, मैंने आपसे क्या कहा, पेरोक्साइड की एब्सेंस में मार्कोनिकॉफ रूल और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को आप डायरेक्टली अप्लाई ना करो, उनको साइड में रखो। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करो, और जहां पेरोक्साइड इफेक्ट फॉलो हो रहा है, पेरोक्साइड रिएक्शन ऑब्जर्व हो रही है, वहां पर फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग आंसर दो। तो देखो यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आंसर दूंगा। बताओ कार्बोकेटाइन दोनों में से कहां ज्यादा स्टेबल होगा? लेफ्ट वाले कार्बन पर, क्योंकि यहां बनने वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा। तो फिर तो अंडरस्टूड है कि इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहां पर ऐड होगा? सी पर ऐड होगा। कार्बोकेटाइन यहां बनेगा और Cl माइनस यहां पर ऐड होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग, अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं, इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। आया समझ में? और अब आप देखो, अगर H यहां पर ऐड हुआ है तो यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल तो फॉलो नहीं हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या कहा, मार्कोनिकॉफ रूल स्टेटमेंट पर हमें स्ट्रिक्ट नहीं रहना है, हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर स्ट्रिक्ट रहना है, राइट? और अब अगर आपको ये दिया जाए, ध्यान देना, अब अगर आपको ये दिया जाए HCl और साथ में आपको दे दिया जाए पेरोक्साइड, बताओ अब क्या करोगे? ये इंपॉर्टेंट है। अगर साथ में आपको पेरोक्साइड दे दिया जाए तो अब क्या करेंगे आप बताओ? क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि पेरोक्साइड है तो अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑब्जर्व होगी? आंसर है नो। आप ध्यान देना, यहां पर भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही ऑब्जर्व होगी, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया ना, HF, HCl और HI में नो पेरोक्साइड इफेक्ट, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहां पर लिखूंगा नो रिएक्शन, रिएक्शन तो होगी लेकिन वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ना होकर के सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म से ही होगी। तो मतलब यही पॉइंट आ रहा है देखो कि HCl में नो पेरोक्साइड विद पेरोक्साइड दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, रिएक्शन सेम मैकेनिज्म से कंप्लीट होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हाँ, लेकिन HBr में चेंज आता है, नो पेरोक्साइड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, विद पेरोक्साइड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ये तो डिफरेंस है। बट HCl डज नॉट शो पेरोक्साइड इफेक्ट, रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। मतलब यहां भी पहले इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड होगा और फिर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऐड होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां पर, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहां पर, मतलब इस केस में तो प्रोडक्ट आपको सेम मिलेगा, इस केस में तो प्रोडक्ट आपको सेम मिलेगा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा चाहे पेरोक्साइड लें या ना लें, क्योंकि HCl, HF और HI में चेंज नहीं आएगा, चेंज HBr के केस में आएगा। क्लियर हो गई बात ये? सो दिस इज अबाउट फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन करके बताता हूं उसमें।
आपको सपोज ये कंडीशन गिवन है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। आप ध्यान देना, यहां पर आपको HCl के साथ में रिएक्शन करवाना है, एल्काइन के साथ में पेरोक्साइड दिया हुआ है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं HF, HCl और HI में तो हमें पेरोक्साइड को अवॉइड करना है क्योंकि पेरोक्साइड का इफेक्ट होगा नहीं, तो यहां तो सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। इस केस में रिएक्शन सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, और यहां पर आप कह सकते हैं रिएक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और याद करो एल्काइन पर जब आप रिएजेंट के 2 मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे होते हैं तो फर्स्ट मॉलिक्यूल के एडिशन में हम बात करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल फर्स्ट की। तो देखो यहां पर तो मार्कोनिकॉफ रूल फर्स्ट अप्लाई हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट मेनली गोज ऑन दैट अनसैचुरेटेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर। तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट तो यहां आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहां पर होगा, और इस केस में हम बात कर सकते हैं कंपाउंड X जो बनेगा वो कंपाउंड X हमें ये मिल जाएगा, राइट। अब इसकी रिएक्शन आपको HBr के साथ में करवाना है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। पेरोक्साइड अगर दिया है तो अब यहां पर हम बात करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन की। अब यहां पर रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल एडिशन। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पर पेरोक्साइड नहीं होता तो हम क्या करते हैं? अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो यहां भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और यहां पर अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता तो फिर तो हम यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड अप्लाई करते हैं, राइट। और मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड क्या है? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट मेनली गोज ऑन दैट अनसैचुरेटेड कार्बन वेयर नेगेटिव पार्ट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ये तो मार्कोनिकॉफ रूल 2 है ना, लेकिन ये तब होता जब यहां पर पेरोक्साइड नहीं होता। और अगर हमने पेरोक्साइड लिया है तो क्या करें, इस फॉलो होने वाले मार्कोनिकॉफ रूल 2 को हम यहां पर क्या कर देंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल 2। यहां पर क्या आ जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल 2, क्योंकि पेरोक्साइड आने की वजह से जो मार्कोनिकॉफ रूल यहां पर अप्लाई होने वाला था उसकी जगह अब यहां पर क्या आएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड इट वाज सपोज्ड टू बी अप्लाइड मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड, बट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड नाउ इट विल बी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड में हम क्या करेंगे, देखो मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट अनसैचुरेटेड कार्बन वेयर नेगेटिव पार्ट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। इसका एंटी करना है तो नेगेटिव पार्ट वहां पर ऐड करो जहां पर नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट नहीं है तो ब्रोमीन यहां आएगा, H यहां पर आएगा, और इस केस में प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड। क्या क्लियर हो रही बात ये? सो दिस इज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड in reaction of HBr, but it does not affect in case of HF, HCl and HI. क्लियर? देखो यहाँ पर ऑक्साइड है लेकिन यहाँ पर एंटी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमने मार्कोनिकॉफ रूल 1 जो सपोज था वही हमने अप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पर जो रूल सपोज्ड था यहाँ पर अप्लाई होना उसका अपोजिट, क्योंकि HBr में तो पेरोक्साइड इफेक्ट उसको चेंज करेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एडिशन रिएक्शंस। यहाँ पर हमने एडिशन वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया।